अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्रिंटिंग सेशन के ऊपर मेरे ख़्याल में हमारे ये 7th टॉक होगी और अगर हम सीरीज़ को काउंट करें तो ये 6 टॉक बनती है उस हिसाब से। फर्स्ट टॉक के अंदर हमने रियलाइजेशन गेन की थी कि जो हमारी जनरेशन थी और जो हमारे बच्चों की जनरेशन है या नेक्स्ट जनरेशन है और वो और हम किस तरह डिफरेंट थे एक दूसरे से। उसके अंदर टर्म्स को भी इंट्रोड्यूस किया था, जेन जी को इंट्रोड्यूस किया था, जेन अल्फ़ा को किया था, किस तरह से ये जनरेशन वो है जो इंटरनेट और जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस जनरेशन है, इनके व्यूज़ किस तरह से डिफरेंट हैं, इनको बुली करने का तरीका किस तरह से डिफरेंट है, इनके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स किस तरह से डिफरेंट हैं, इनके इन्फ्लुएंसर्स किस तरह से डिफरेंट हैं जो हमारे टाइम पे नहीं थे। फर्स्ट टॉक के अंदर मेन रियलाइजेशन इस चीज़ के ऊपर थी। सेकंड टॉक ये थी कि फैमिली को कैसे बेटर कनेक्शन के साथ हम इन जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। थर्ड टॉक जो थी वो थी इस बारे में कि किस तरह से हमने बच्चों को अपने या नेक्स्ट जनरेशन को हमने कैरियर काउंसलिंग कैसे करनी है उनको उनकी ख्वाहिश के हिसाब से, करंट मार्केट के हिसाब से और क्या चीज़ हलाल हराम के दायरे के अंदर आती है उसके हिसाब से हमने उनको किस तरह से गाइड करना है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि उनको हमने मैनर्स कैसे अच्छे से सिखाने हैं और फिफ्थ पार्ट जो था उसका वो इस टॉपिक के ऊपर था कि किस तरह से हमने उनको ग्रो भी करने देना है, ओवर पेरेंटिंग भी नहीं करनी एंड एट द सेम टाइम हमने उनके अंदर वो क्वालिटीज़ भी डेवलप करवानी है क्योंकि ऑल द टाइम मैं तो हमेशा नहीं अवेलेबल रहूँगा टू पेरेंट दैम, हमेशा तो वो मेरी नज़रों में नहीं होंगे और वाई नॉट कि उनके अंदर ये चीज़ डेवलप कर ली जाए, स्किल डेवलप कर ली जाए। उसकी एग्जांपल मिसाल के तौर पे ये कि जब साइकिलिंग स्टार्ट करवानी होती है अपने बच्चों को, टू व्हीलर की बात कर रहा हूँ मैं, टू व्हीलर के ऊपर स्टार्ट कराना होता है तो ये हमें पहले से पता होता है कि गिरेंगे ये, इनको चोट भी लगनी है, लेकिन ये भी पता है कि ये पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस है ये। तो ये भी नहीं हम चाहते कि वो बिल्कुल एकदम से हाईवे के ऊपर चले जाएँ और बहुत ही ख़तरनाक चीज़ हो जाए, लेकिन ये भी चाहते हैं कि नहीं उनको इवेंचुअली उनको हर मोड़ के ऊपर मैं नहीं खड़ा हूँगा उनको बताने के लिए कि अब क्रॉस करो इसको। इवेंचुअली उनको ख़ुद ये स्किल सिखानी है, तो वो कैसे सिखानी है उससे रिलेटेड पेरेंटिंग गाइडेंस और पेरेंटिंग टिप्स थी। और ऑल्दो ये किसी भी स्कूल के अंदर कंपलसरी नहीं है लेकिन हम लोग इसको बहुत बुरी तरह इन्फोर्स कर रहे हैं कि आप लोगों के रिज़ल्ट कार्ड जो बच्चों के उसके ऊपर भी उसकी ग्रेडिंग हो रही थी कि आप मेक श्योर करें कि आप लोग इस सेशन को इन सेशंस को अटेंड करें आप लोग। तो आज का जो टॉपिक होगा ना वो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा मुझे एफ़र्ट लगेगी आप लोगों को बात समझाने में, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब कि उसको कॉम्प्रीहेंड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है लेकिन उसको कॉम्प्रीहेंड करने में टाइम लगेगा। 2 टर्म्स हैं वो मैं आपके आगे शेयर करता हूँ और मैं आप लोगों से उसका फीडबैक मुझे रिक्वायर्ड है। एक टर्म है प्राइवेसी और दूसरी टर्म है सीक्रेसी। प्राइवेसी और सीक्रेसी, ये 2 टर्म्स से आप लोग क्या डिफरेंस अंडरस्टैंड करते हैं? दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है? उसमें रहने को भी आप अपनी प्राइवेसी कह सकते हैं। चलें ठीक है, इसी को और फर्दर अंडरस्टैंड करते हैं और बाकी भी आप लोग सारे पार्टिसिपेट करें। आप लोगों का गलत आंसर का रिपोर्ट कार्ड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप लोगों की पार्टिसिपेशन का फ़र्क पड़ेगा, गलत आंसर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइवेसी एंड सीक्रेसी? किसी एक बंदे से शेयर करें, उसको किसी और को पता सही है, और वो भी नहीं होना चाहिए कि ये बात मैंने तुम्हें बताई है किसी और को ना बताना और उसने जाके ज़रूर एक को बता दी, ये मैंने बता दिया किसी और को ना बताना, वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है, सही है। अच्छा, मैं ना एक एग्ज़ाम्पल दूंगा, बहुत अप्रोप्रिएट एग्ज़ाम्पल नहीं है लेकिन समझा आपको इसके बाद कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी इन 2 टर्म्स में। ठीक है, एग्ज़ाम्पल बहुत कोई कमाल की नहीं है लेकिन कोई कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी आप में से किसी एक को। वो ये है कि कहीं भी आप जाएंगे, चाहे हमारा घर हो, ऑफिस हो, कोई रेस्टोरेंट हो, कुछ भी हो ना, तो वहाँ पे वॉशरूम्स होते हैं। ठीक है, पता नहीं क्यों नई मॉडर्न लैंग्वेज में उसका नाम रेस्ट रूम रख दिया है, पता नहीं रेस्ट तो नहीं कर रहे होते हम लोग वहाँ जाके, लेकिन उसका नाम रेस्ट रूम रख दिया और ट्रेंड ये चल गया कि बस हर एक ने उसको रेस्ट रूम ही बोलना है। तो एनीवे, वॉशरूम जो होता है, गुस्ल खाना जो होता है, तो टॉयलेट जो होता है, वो इट इज़ नॉट अ सीक्रेट कि हमने वहाँ जाके क्या करना है। इट इज़ नॉट एट ऑल अ सीक्रेट, बट इट इज़ 100% प्राइवेट। ठीक है, कोई सीक्रेट नहीं है उसके अंदर कोई बात, लेकिन 100% वो एक प्राइवेट मैटर है जिसके अंदर किसी किस्म की कोई इंडल्जेंस नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की।
ये आपको ना एक बहुत क्लियर इंशाल्लाह आपको दोबारा कन्फ्यूजन नहीं होगी कि एवरीथिंग दैट इज़ प्राइवेट इज़ नॉट सीक्रेट एंड एवरीथिंग दैट इज़, वो सीक्रेट वाली बात है, ज़रूरी नहीं है कि वो फिर उसको ये हो कि नहीं ये किसी को किसी की इसकी भिनक भी नहीं होनी चाहिए उस सेंस के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों का एक बाउंड्री है। अब एक और एग्जांपल अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि एक जुमला फ़िक्रा बोला जाता है, उर्दू में भी खैर वही चलता है, मैं इंग्लिश वाली टर्म उसकी बोला तो नेवर आस्क अ मैन अबाउट हिज सैलरी, एवन नेवर आस्क अ वुमन अबाउट हर एज, ठीक है। तो मतलब कि अगर सैलरी किसी की आउट हो भी जाए ना तो इट इज़ नॉट अ सीक्रेट प्रॉब्लम, ठीक है। कुछ सीक्रेट नहीं है कि वो सैलरी आपकी जो थी कोई ऐसा राज था कि अब तो सत्यानाश होकर रह गया आपका, लेकिन इट इज़ अ प्राइवेट स्पेस, कोई नहीं बताना चाहता, डिस्कस नहीं करना चाहता। बड़ा ही अनकंफर्टेबल क्वेश्चन होगा कि एक रिलेटिव, कोई दोस्त, चलो दोस्त के फिर भी खैर है, रिलेटिव या कोई नेबर में आपका या कोई और बंदा XYZ नॉट रिलेटेड टू यू, वो आपसे डायरेक्ट आके पहला सवाल पूछे आपकी सैलरी कितनी है, और चाहे वो रिलेटेड हो, अनरिलेटेड हो, बड़ा हो, छोटा हो, एज पूछ लेगा तो वो तो किसी भी केस में एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी भी केस में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये भी एक एग्जांपल हो गई कि देयर आर सो मेनी थिंग जो कि प्राइवेट हैं और उसके अंदर सीक्रेसी का इशू नहीं है। तो प्राइवेसी क्लियर हो गया। अब हम आते हैं सीक्रेसी के ऊपर। कोई एग्जांपल दें, अपना सीक्रेट बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वैसे एग्जांपल दें कि एक सीक्रेट बात क्या हो सकती है। प्राइवेसी क्लियर है, कोई ऐसी चीज़ जो प्राइवेट का मसला नहीं है, अब सीक्रेसी का मसला है, वो इंडिविजुअल लेवल पे, नॉट एट अ स्टेट लेवल, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। आपको किसी का कोई ऐप पता चल गया, बिल्कुल बिल्कुल सही है, सिर्फ आप उसको पब्लिक, मतलब वो पब्लिकली नहीं, या मेरा अपना ऐप भी हो सकता है, मेरा अपना ऐप भी हो सकता है, हाँ जो पब्लिकली किसी को, मतलब जो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, जी जी बिल्कुल सही है, पब्लिकली किसी को नहीं पता, उसको सीक्रेसी पे, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो एक मेरी, लेकिन इन शॉर्ट ये कि मेरी गलती हो सकती है ना वो ऐसी, जो कि मैं नहीं चाह रहा कि किसी और तक बात जाए, तो उसको मैं सीक्रेट रखना चाह रहा हूँ। वो गुनाह की शक्ल में भी हो सकता है, वो कोई और मिस्टेक भी हो सकती है, गुनाह वाली फ्रेम में ना भी जाए वो। अल्लाह ताला ने भी हमें ये बात सिखाई है, ये वाली, कि नेकी जो है ना उसको अपने और किसके दरमियान में राज रखो, अल्लाह के साथ। अब गुनाह की हम बात नहीं कर रहे, हम उसकी बात कर रहे हैं कि नेकी भी की है ना तो उसको अल्लाह और अपने साथ रखो, बल्कि वो उल्टा सवाब ज़ाया करने वाली बात हो जाएगी कि अगर हम उसको पब्लिसाइज करना शुरू हो जाए। तो मुहावरा तो ये है, नेकी कर दरिया में डाल, आजकल ये बन गया है नेकी कर फेसबुक पे डाल। कि मिसाल के तौर पे मैंने कोई प्लॉट ख़रीदा है और वो प्लॉट जो है ना उसके बारे में मैं इसको टोटल, मैं इसको ना फैमिली और हर एक से सीक्रेट रखना चाह रहा हूँ। सैलरी से वो किस तरह डिफरेंट है, हर एक को पता है कि आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आपकी कोई सैलरी है, आपको सैलरी मिल गई, ये कोई सीक्रेट नहीं है। क्या मिल रही है वो एक प्राइवेट मैटर है ज़रूर, लेकिन ये कोई सीक्रेट नहीं है कि सैलरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है आपको। लेकिन इस चीज़ को मेरा राइट है कि मैं इसको सीक्रेट भी रखना चाह रहा हूँ कि मैंने कोई प्लॉट ख़रीदा हुआ है, को मैंने परचेज़ की हुई है चीज़, तो इसको मैं सीक्रेट रखना चाह रहा हूँ, मैं नहीं इसको बताना चाह रहा। और इसमें इवन मुझे ये भी राइट है कि मैं अपने लाइफ पार्टनर को भी ना बताना चाहूँ, या मिसाल के तौर पर वाइफ भी अगर कोई चीज़ सेव कर लेती है इस चीज़ को रखते हुए कि रेनी डेज़ के लिए हमने बचा के रखा हुआ है, तो वो कहें कि मैंने भी अपने लाइफ पार्टनर को नहीं बताना कि बेशक उन्हीं की तरफ से मुझे पैसे मिल रहे हैं, लेकिन उसी में से अगर मैंने कुछ सेव कर लिया फॉर एनीथिंग तो वो भी मैं ना शेयर करना चाहूँ। ये भी आपका राइट बनता है ये वाला। अच्छा, अल्लाह ताला ने भी कुरान के अंदर और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें उसकी तालीमात दी। अब कुरान जो है वो एक ऐसी किताब है कि अगर यहाँ पे शेल्फ पे पड़ी होगी ना तो इतनी सी किताब में भी प्रिंटिंग में आ जाएगी, बहुत स्मॉल साइज़ में भी आ जाएगी। और कमाल अल्लाह ताला का ये है कि अल्लाह ताला के इल्म का कमाल ये है कि फॉर ऑल टाइम्स वही बुक ऑफ गाइडेंस है, फॉर ऑल टाइम्स। अभी मिसाल के तौर पे ये कि स्कूल हम रन कर रहे हैं तो स्कूल के अंदर टीचर्स की गाइडेंस का एक मैनुअल बनाते हैं, हम उसको हर साल अपडेट कर रहे होते हैं। अपडेट करने के बाद भी उसके अंदर फीडबैक आ रहे होते हैं कि नहीं इसके अंदर ये चेंज कर लें, इसके अंदर ये चेंज कर लें। ये मेरी या जो मैनेजमेंट है उसकी लिमिटेशन है नॉलेज की, कि हम या हमारे अंदर फोरसाइट ही नहीं है कि हम उसको ज़्यादा अरसे तक परसीव कर सकें। अल्लाह ताला के इल्म का कमाल क्या है कि फॉर ऑल टाइम्स टू कम, फॉर ऑल टाइप ऑफ पीपल टू कम, फॉर ऑल टाइप ऑफ जनरेशन्स टू कम, वो अल्लाह ताला की जो किताब है ना वो किताब हिदायत उन सब के लिए रहेगी। इट विल रिमेन वैलिड, जहाँ मर्जी दुनिया चली जाए, जितने मर्जी तरक्की कर ले या जितना मर्जी बैकग्राउंड इलाका हो वहाँ पे भी वही होगा, जितना मर्जी उसको पढ़ने वाला इंटेलेक्चुअल हो और कितना ही दुनियावी एतबार से अनपढ़ जाहिल इंसान हो, वो किताब हिदायत वही है। तो उसके अंदर अगर अल्लाह ताला ने कोई आयत मेंशन की होगी तो उसका मतलब है वो तो कोई मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट बात होनी चाहिए ना, अनइग्नोरेबल बात होनी चाहिए। लेकिन कुछ आयात ऐसी भी हैं
जो अल्लाह ताला ने बहुत ही डिटेल्ड स्पेसिफिक बात बता दी है, बहुत ही डिटेल्ड बात और बहुत स्पेसिफिक उसके अंदर क्लॉज के अंदर डाल दी है। मिसाल के तौर पे जिस तरह अल्लाह ताला ने सूरह नूर की आयत 58 के अंदर फरमाया हुआ है कि 3 वक्त 3 औकात दे दिए हैं कि जब जो हैं वो नाबालिग या जो आपके इवन जो ग़ुलाम या वो भी है ना, उन्होंने भी आपकी प्राइवेट स्पेस के अंदर आते हुए आपसे बाकायदा इजाज़त मांगनी है। अल्लाह ताला जनरली भी बात कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने तो इवन टाइम को उसके अंदर मेंशन कर दिया है। किस टाइम के अंदर आपने परमिशन, बाकायदा परमिशन लेनी है आके। सूरह नूर ही के अंदर आगे अल्लाह ताला ने फिर बल्कि कुछ आयात पीछे जो है अल्लाह ताला ने उसको फर्दर और एक और तरीके से भी एलेबरेट किया हुआ है कि अब किसी के पास अगर आपने जाना है तो आपने दस्तक दे के जाना है, आपने परमिशन लेके जाना है किसी की तरफ। अगर आपने किसी के घरों में जाओ अगर, तो चाहे आप ये कह दें कि वो मेरा तो अपना भाई है या मेरा तो अपना फलाना ये है या मेरी अपनी बहन का तो घर है या मेरे अपने बेटे का या फलाने का घर है या मेरे अपने पेरेंट्स का घर है, तो मुझे तो कोई एक्सेस का प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आपने उनसे बाकायदा इजाज़त लेके जाना है, आपने बाकायदा इजाज़त लेके जाना है उनके पास कि उनका एक अपना प्राइवेट स्पेस होगा। और बाहर के मुल्कों में तो ये प्रॉब्लम फेस नहीं करते, हम अपनी कल्चर के अपनी सोसाइटी के अंदर ये प्रॉब्लम बहुत फेस करते हैं, स्पेशली वो फैमिली जो जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं। एक ही घर में बहन भाई भी रह रहे थे और उसी घर के अंदर फिर मतलब कि उनकी शादियाँ हो गई और फैमिलीज़ डेवलप हो गई, तो प्राइवेसी जो होती है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। और बहुत सारे जो झगड़े होते हैं ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ ये प्राइवेट स्पेस को रिस्पेक्ट ना करने की वजह से हो रहे होते हैं। अच्छा, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऊपर फर्दर और भी एलेबोरेट कर लिया, जो हदीस के अंदर वाक़यात की सेंस के अंदर भी नज़र आता है कि इवन इस चीज़ की भी अल्लाह ताला ने इजाज़त दे दी है कि कोई मेरे घर में आता है, कोई भी आता है, कोई भी, वो मेरा रिलेटिव भी हो सकता है, वो मेरा कोई बॉस भी हो सकता है, वो मेरा कोई एनीवन कोई भी हो सकता है, और वो अगर आए और मैं मूड में नहीं हूँ अभी एंटरटेन करने के, फॉर एनी रीज़न, मैं बिज़ी नहीं भी हूँ, मेरी तबीयत नहीं भी ख़राब और मैं नहीं भी सो रहा, उसके बावजूद अल्लाह ताला ने मुझे हक़ दिया है कि मैं इग्नोर करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। और आने वाले को अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैनर्स क्या सिखाए हैं? 3 दफ़ा तक ट्राई कर लो और उसके बाद वापस चले जाओ, और इस बात का बुरा नहीं माना। यू डू नॉट हैव द राइट। हाँ, अगर किसी ने मुझे टाइम दिया हुआ था और मैं उस टाइम के हिसाब से जाऊँगा और फिर वो आगे से आंसर नहीं कर रहा, वो तो जाती है उसके एंड के ऊपर। लेकिन मैं ऐसे रैंडम कॉल अगर कर लूँ, रैंडम चला जाऊँ मैं उधर, और तो अल्लाह ताला ने मुझे हक़ ही नहीं दिया, तो कहाँ वो वाला हक़ कि मैं जाके अब उसकी कीमतें करना शुरू हो जाऊँ कहीं और जाके कि अजीब, देखो कुछ ज़्यादा ही जो है ना वो बड़े लोग हो गए हैं, या ये अपने आप को क्या समझते हैं कि, तो इसलिए इस चीज़ के एटिकेट्स अल्लाह ने बताए हैं और अल्लाह ने ही कह दिए कि नहीं, ये अगर मैं कर रहूँगा तो अगला कहेगा कि हाँ तुम अपने आप को ज़्यादा समझते हो। अल्लाह ताला ही बता रहे हैं कि इस बात को बुरा नहीं बनाना। इससे हमें ये बात भी समझ लगती है इन तालीमात से, ये मैनर्स के अलावा, कि अल्लाह ताला अ बुक फॉर ऑल टाइम्स, उसके अंदर अल्लाह ताला ने प्राइवेसी को कितनी इंपॉर्टेंस दी है, किस कदर वैल्यू दी है प्राइवेसी को, और मैनर्स के हद तक जो है ना उस बात को समझाया। और आजकल के हिसाब से हम इसको यूँ भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे कोई कॉल आ रही है और मैं अटेंड नहीं करना चाह रहा उस कॉल को, तो वहाँ पर भी मेरे पास वो राइट है। अगेन, अगर कोई ऐसी जगह के ऊपर है कि आपकी कोई जिम्मेदारी थी, आपको उस वक्त यू वर सपोज टू अटेंड दैट कॉल, आप तब नहीं कर रहे, वो तो आपके एंड पे गलती है ना। या ये कि अगर कोई लेट्स सपोज कि कोई ऑफिस है और या जैसा स्कूल हो गया और आपको वहाँ से स्कूल से कॉल आ रही है कि भाई आज स्कूल नहीं आए आप लोग, क्या रीज़न है, तो वो तो आपकी जॉब आवर्स का दौरान का मसला है ना। लेकिन अदरवाइज़ इस चीज़ की रिस्पेक्ट जो है कि कोई अगर कॉल नहीं अटेंड कर रहा था, XYZ लोग कॉल अटेंड नहीं कर रहे थे, और तो इसको अल्लाह ताला ने कह दिया कि इसको ना बुरा बनाना है, तो कोई हक़ ही नहीं पहुंचता कि आपके साथ बड़ा कोई जुल्म और ज़्यादती हो गई थी। अल्लाह करे कि हम इन चीज़ों को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस भी करें, और फिर ज़ाहिर बात है प्रैक्टिस करेंगे और जब अगले भी देखेंगे, नेक्स्ट जनरेशन भी नोट करेगी कि हम इस चीज़ को जब प्रैक्टिस करते हैं तो ये मैनर्स का पार्ट होता है, दिस इज़ काउंटेड कि ये भी मैनर्स का पार्ट है, तो लिहाजा वो भी इस चीज़ को फिर ऑनर और एक्नॉलेज करेंगे। तो आई होप कि ये एक तो ये भी क्लियर हो गया कि सीक्रेसी क्या होती है, ये भी क्लियर हो गया कि प्राइवेसी क्या होती है, और साथ ये भी हमें क्लैरिटी हो गई कि इसकी इंपॉर्टेंस नॉट जस्ट के कोई सोशल इंपॉर्टेंस है, बल्कि ये हमारे रिलीजन का पार्ट है, हमारे दीन की बेसिक तालीमात का पार्ट है।
और अल्लाह ताला ने स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उसके अंदर शेयर कर दी है। बिल्कुल 3 दफ़ा का भी मेंशन कर दिया कि 3 दफ़ा दस्तक देनी, 3 दफ़ा का भी मेंशन कर दिया कि 3 औकात हो गए। आगे अब हम इस टॉपिक को आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं और अब हम चलते हैं इसकी थोड़ी सी पहले तो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर करते हैं कि क्या हम अपने बच्चों को ये मैनर्स सिखा रहे होते हैं कि उन्होंने ये जो कुरान के अंदर बात हुई हुई है, क्या उन्होंने इस टाइम के ऊपर हमारे पास नहीं आना, दस्तक नहीं देनी इस चीज़ को। तो इसको थोड़ा सा आप लोग पहले बताएं कि आप लोगों में से किसी ने इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश की हो और क्या फीडबैक था आप लोगों का। देखिए असल में बात यह है कि अल्लाह ताला ने जो जब सूरह नूर में बात मेंशन की है ना, तो वो अहकामात हैं ही उनके लिए जो नाबालिग हैं, जो अहकामात हैं ही नाबालिग के लिए। ज़ाहिर बात है कि 2, 3, 4, 5 साल के बच्चे को तो आप कुछ भी नहीं कह सकते ना, लेकिन उससे ऊपर के बच्चे तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनको आप बात जिनको टाइम कॉन्शियस हुए हैं कि उन्हें पता है कि टाइम क्या चीज़ होती है। नंबर 1 बात, ये हुक्म जो है ये बालिग बच्चों के लिए नहीं है, और जो बालिग हैं उनकी एज तो 12-13 प्लस कहीं भी हो सकती है, राइट। ये हुक्म है ही उससे कम एज के बच्चों के लिए, नाबालिग के लिए। और जो खादिम या ग़ुलाम हुआ करते थे, तो हम सर्वेंट्स भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, चाहे सर्वेंट किसी ने घर में कम एज का ही बच्चा रखा हुआ है तो वो भी उसके अंदर शामिल कर सकते हैं उसे। अच्छा, अल्लाह ताला ने इसको जो मेंशन किया ना कुरान के अंदर, वो 3 टाइम्स मेंशन किए हैं। एक है फजर की नमाज से कबल का वक्त जो होता है, वो वाला टाइम अल्लाह ताला ने मना किया है, यानी कि वो उस टाइम में शामिल है। एक एक्सट्रीम नून टाइम को मना किया है, ठीक है, रेस्ट टाइम कह सकते हैं उसे या जो भी, और एक अल्लाह ताला ने इशा के बाद के टाइम को मना किया है। ये वो 3 औकात हैं कि जब प्राइवेसी को ऑनर किया जाए। अच्छा, इसका ये भी मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई एम द पेरेंट, तो इसका मतलब ये भी है कि अब मैंने भी इन 3 औकात का ख्याल रखना है कि कोई चीज़ ऐसी मैं करना चाह रहा हूँ, कोई मैं रिलैक्स ऐसा करना चाह रहा हूँ, मी टाइम लेना चाह रहा हूँ अपना। अच्छा, मी टाइम क्या होता है बाय द वे? ये मी टाइम क्या चीज़ है? जी जी, हाँ, कोई भी डिस्टर्ब ना कर रहा है, कोई भी डिस्टर्ब ना कर रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है ना, ये टर्म अगेन हम तो हर चीज़ बाहर से कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो ये भी बाहर से हमने कॉपी पेस्ट किया है ये वाली चीज़ कि अब ये वो वाला टाइम है, मुझे कोई नज़र ना आए मुझे इस टाइम पे, मैंने किसी से बात नहीं करनी, कुछ भी नहीं है। अच्छा, बाहर तो आराम से वो कह देते हैं ना मी टाइम है ये, हम क्योंकि जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, हम ये कह ही नहीं सकते कि अब ये मेरा मी टाइम है, तो तुम्हारी तो मी की ऐसी की तैसी हम करते हैं अभी, वो सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन अदरवाइज़ इसको बाहर तो इसको बहुत अच्छी तरह से एक्नॉलेज कर लिया जाता है कि ठीक है, मी टाइम अंडरस्टूड है, कम से कम एक क्या कहते हैं कि एक स्टैंडर्ड फैमिली जो होगी ना, उसके अंदर ये बात अंडरस्टूड होती है कि मी टाइम क्या होता है। चाहे उसके लिए आप कहीं बाहर जाना चाहें घर से, सो नहीं कि आपने अपने घर के अंदर प्राइवेटली रहना है, लेकिन मैंने कहीं बाहर जाना है तो मुझे बस अपना अकेला टाइम चाहिए, मैं किसी के साथ ये नहीं, कंपनी नहीं चाहिए मुझे, वो चीज़ नहीं चाहता कि मैं मेंटली रिलैक्स करूँ और बस ताकि मैं बैक स्विच ऑन हो सके मेरा दोबारा। तो इसका मतलब ये है कि जो अल्लाह ताला ने जहाँ पे तमीज़ उनको सिखाई है, बच्चों को और नाबालिग बच्चों को और जो खादिम हैं उनको सिखाई है, वहाँ पर यही तमीज़ हमारे लिए भी है कि जिसको ये कहा जा रहा है कि आपका प्राइवेट टाइम है, कि अब आपको अगर अपना मी टाइम भी चाहिए या आपको अपना कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो कि आप कहें कि अब यहाँ पे प्राइवेसी हो, तो वो इस टाइम के अंदर उसको देखें, वो इस टाइम के अंदर देखें। मोस्ट प्रॉब्ली इशा के बाद और फजर से पहले तो सोने का ही टाइम होगा मोस्ट प्रॉब्ली, राइट, सो ही रहे होंगे लोग, लेकिन नून का भी जो टाइम दिया है ना, तो वो आप एक्सक्लूसिवली अंडरस्टैंड करते हैं कि डे टाइम के अंदर आपको एक ऐसा मौका दिया अल्लाह ताला ने, तो अपने आप को भी, अपनी प्राइवेसी को भी उसी के अंदर स्क्वीज़ करें। सीक्रेसी की टर्म की तरफ आते हैं, तो सीक्रेसी जो है ना, वो एक तो ये है कि मेरी और आपकी, हम सब की कमज़ोरी ये है कि जैसे ही पता लगता है ना कि वो 2 लोग आपस में कुछ सीक्रेट राज की बात कर रहे थे, तो खुलबुली ऐसी लगेगी, ऐसी पेट में दर्द होगी, ऐसी हमें परेशानी लगेगी, किसी तरह से मुझे उसकी बात ज़रूर पता लगे कि वो उन दोनों की आपस की क्या राज की बात थी। यानी कि इतनी हमारे अंदर वो हिम्मत नहीं है, हमारे अंदर इतना कैरेक्टर नहीं है कि हम ये कह दें कि अच्छा उन दोनों की सीक्रेट बात थी, आई एम नॉट अलाउड, तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं उसमें नहीं इंटरेस्ट लेता, मुझे ना बताओ। लेकिन वो हमारी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि हमें ये होता है कि यार कोई राज की बात और मुझे ना पता लग सके, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो वो मैंने जो एग्जांपल दी थी आपको शुरू के अंदर कि वो बस ये बात मैं तुम्हें बताइए, तुम्हें किसी और को नहीं बतानी, और उसने लाजमी किसी और को बात बतानी है। एंड में जाके आपको ये पता लगेगा कि ये बात तो 20 लोगों को पता थी, मैं इससे डिसअपॉइंटमेंट शो करूँगा, वो उससे डिसअपॉइंटमेंट शो करेगा, वो उससे करेगा, और वो 20 लोग एक दूसरे से डिसअपॉइंटमेंट शो करेंगे, जबकि एट द सेम टाइम ये गलती सबकी थी,
सब इसके अंदर कसूरवार थे इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर ना दो चीज़ों का बैलेंस होना ज़रूरी है। एक ये मसला होता है कि एट टाइम हमारी जो भी इल फीलिंग्स होती है ना, वो कभी कभी बढ़ास निकालने के बाद वो खुद ब खुद सेटल डाउन हो जाती हैं। यानी कि हमें उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं चाहिए, लेकिन दिल तो कर रहा है उसका मुँह तोड़ दूँ। लेकिन अगर मैंने किसी और के साथ जाके अपनी सारी बात कर ली ना, शेयर कर ली बात, तो वैसे ही हो जाएगा, चलो वो इतना भी बुरा मुँह नहीं है उसका अब। तो इसलिए वो जो है ना, हम जब कर देते हैं ना, उसे एक्सप्रेस आउट कर लेते हैं, तो फिर हमारा वो भड़ास निकल चुकी होती है। लेकिन इसका ये मतलब ही नहीं है कि वो अब एक दरवाज़ा खुल जाए हमेशा के लिए, हर वक्त ही गीबतों का और हर वक्त ही बुराइयों का वो एक दरवाज़ा खुल जाए। यानी कि एट वन टाइम आपको एक लिसनर की ज़रूरत होती है कि मुझे कोई सुनने वाला हो, कोई मेरी बात तो सुने ना, चाहे एक्शन ना भी हो उसके ऊपर। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि वो एक नेवर एंडिंग एक सिलसिला शुरू हो जाए गीबतों का। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर अगर कोई राज की बात कहीं, कोई वाक़या कोई आप बता सके जिसमें कोई राज का जिक्र हो, प्राइवेसी तो हमने डिस्कस कर लिया, अब राज का कोई वाक़या बताएं आप लोग। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कोई राज का वाक़या। जी मैडम। ये पता है क्या, ये स्टूडेंट्स मेरे साथ अक्सर करते हैं कि हर जगह मुझे मैम बोलते हैं, फिर बोलते हैं सर। आपने भी वही गलती कर दी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मुनाफिकीन ने कातलाना हमला करने की कोशिश की। रात का वक्त था, तंग घाटी से गुजर रहे थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा रास्ता लिया था, तो मुनाफिकीन ने हमला करने की कोशिश की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा थे, हुज़ैफा बिन यमान थे, एक वाक़ये के अंदर एक और सहाबी भी साथ थे। लेकिन क्योंकि मेन जिक्र हुज़ैफा बिन यमान का भी आता है, तो लिहाजा हमला तो उन्होंने करने की कोशिश की। मुनाफिकीन तो थे, काफ़ी थे, तकरीबन दर्जन के करीब तो मुनाफिकीन थे, और यहाँ पे सिर्फ अल्लाह के रसूल हैं दूसरे हैं, तो फिर भी वो कोई काम का भी हमला नहीं कर सके। उसकी वजह क्या होती है कि मुनाफिक का सबसे बड़ा मसला क्या होता है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना, वो मैं होती है। क्योंकि मैं सब कुछ, मैं हर जगह झूठ भी बोलूँगा किस लिए, मेरा फ़ायदा हो जाए। मैं झूठी कसम खाऊंगा किस लिए, मेरा फ़ायदा हो जाए। मैं अमानत में ख़यानत करूँगा ताकि मेरा फ़ायदा हो जाए। और मैं मतलब कि ना किसी ने कोई अगर मेरी कहीं इंसल्ट कर ली, जिस तरह वो जिक्र आता है ना फाजरा, कि वो आपे से बाहर हो जाता है, आउट ऑफ लिमिट चला जाता है, जैसी कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है, वो भी किस लिए, मेरे बारे में बात ही कैसे कर ली तुमने, हाउ डेयर यू। तो तब ना अखलाक किरदार किसी किस्म का कोई ख्याल नहीं करेगा। और आप सर ने फर्दर ये भी फरमा दिया कि चाहे वो नमाज़ पढ़ता भी हो, चाहे वो रोज़े भी रखता हो, लेकिन अगर ये क्वालिटीज़ हैं तो वो मुनाफिक है। तो इन सब चीज़ें रोटेट कहाँ पे कर रही होती हैं, मैं के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैं, मेरा फ़ायदा, मेरी ज़िंदगी, मेरी सेहत, मेरा बेनिफिट, मेरी सब कुछ। इसलिए वो दो किश्तियों में भी सवार होगा और इसलिए वो दोगलापन भी दिखाएगा। तो वो क्योंकि वो मुनाफिक थे, उनके अंदर तो वो कमिटमेंट थी नहीं कि हमने जान देनी है तो किसके लिए देनी है। तो लिहाजा उनको ये था, किसी एक को, हर एक को ये था कि भाई मुझे अगर तलवार का वार लग गया तो मैं मारा गया तो फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि मेरे किसी आइडियोलॉजी के साथ मेरा कोई वाबस्तगी नहीं है, मेरी कोई पेट्रियटिज्म नहीं है मेरे अंदर, कोई रेसिज्म भी नहीं है, तो ट्राइबलिज्म भी नहीं है, किसी किस्म की कोई असबियत नहीं है मेरे अंदर, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहालत करार दिया है। ये हदीस है ना, ये बहुत कम लोगों को पता होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिस किसी ने असबियत की तरफ बुलाया, असबियत की दावत दी, असबियत पे लड़ा, असबियत पे मरा, जाहिलियत की मौत मरा वो। ठीक है, तो किसी चीज़ की भी हो सकती है, वो लैंग्वेज की भी हो सकती है, वो रेस की भी हो सकती है, वो अपने मुल्क के लिए भी हो सकती है, और वो मतलब कि रेस की किसी भी चीज़ की हो सकती है, अपनी कौम के लिए हो सकती है कि मैं इस नस्ल से हूँ। वो उसी की बात की, उसी के तारीफ़ें हुई, उसी के ही ऊपर ही हमेशा उसने लोगों को जमा किया, उसी की खातिर उन्होंने बाउंड्री सेट की, लड़ाई झगड़े किए, उसी के ऊपर लड़ा, उसी के ऊपर मरा। ये सारा कुछ जो उसकी स्ट्रगल थी, ये जाहिलियत की मौत हुई इसके लिए। कुछ पूछना चाह रही हैं आप? असबियत जो है ना, वो तासुब भी हो सकता है, रेसिज्म भी हो सकता है, ट्राइबलिज्म भी हो सकता है। ठीक है, अपनी प्रेजुडिस एटीट्यूड, अपनी कौम, अपनी ज़ुबान, अपनी नस्ल, किसी चीज़ के ऊपर भी हो सकता है। इवन पाकिस्तानी होने के ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, पाकिस्तानी होने के ऊपर भी हो सकता है, किसी भी चीज़ के ऊपर हो सकता है वो, कि मुकद्दम सबसे ऊपर जो है वो अल्लाह का दीन इस्लाम है। ठीक है, कोई भी चीज़ उस लेवल के ऊपर चली जाएगी तो वो असबियत की शक्ल इख्तियार कर लेगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये कि हमारे यहाँ कितनी जगहों के ऊपर ये हो रहा होता है कि आप ये देखें कि मिसाल के तौर पे कि अभी इलेक्शंस ख़त्म हुए थे, तो जो लोग, आपको नहीं भी पता होगा ना कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड के थे, लेकिन द मोमेंट दे एंटर पॉलिटिक्स, तो उनके जितने भी आपको बिलबोर्ड नज़र आएंगे ना, वो अपनी कास्ट को लिख लेते हैं साथ ही, वो अपने आप को मेंशन अदरवाइज़ कहीं भी नहीं करते कास्ट को,
लेकिन द मोमेंट दे एंटर इनटू पॉलिटिक्स, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें अपनी नस्ल का या कौम का या हमारे वो जो कबीला या वो जो वोट है जो हमारी एफिलिएशन है ना, हमें वोट उसका मिलना है। तो वापस आते हैं हम उस टॉपिक की तरफ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमला भी किया उन्होंने मुनाफिकीन ने, और कोई कमाल का हमला नहीं था, क्योंकि उनकी किसी आइडियोलॉजी किसी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था, बस अपनी ज़ात, अपना ये अपना फ़ायदा। तो किसी ने कोई काम का बढ़ के हमला भी नहीं करना चाहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये राज बता दिया, हालांकि उन्होंने मुंह ढापे हुए थे, अपने कवर किए हुए थे, रात का वक्त था, किसी को नहीं पता। उन्होंने बता दिया फ़लाँ इब्ने फ़लाँ, फ़लाँ इब्ने फ़लाँ, फ़लाँ इब्ने फ़लाँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी बात बता दी और साथ ये कह दिया ये मेरा राज है तुम्हारे पास, तुमने किसी से शेयर नहीं करना। और वो ऐसे थे कि उन्होंने राज कभी किसी के साथ बोला शेयर नहीं किया, ठीक है। उनका टाइटल ही ये बन गया हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। यहाँ तक कि ये कैफियत भी हो गई कि जब हज़रत उमर ने एक ज़माने के अंदर वो उनको ये इंटरेस्ट था कि कहीं मेरा नाम तो नहीं मेंशन, तो वो कस्में भी दिया करते थे कि मुझे किसी तरह से तुम बता दो, मैं जानना चाहता हूँ कि उनमें मेरा नाम या किसी ऐसे का नाम जो ना हो। तो लेकिन उन्होंने राज को एक्चुअल राज ही रखा। और यहाँ पर ना, क्योंकि इस्लामिक हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो स्कूल के अंदर भी, तो इस पॉइंट को मैं हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ ग्रेड 7 के स्टूडेंट्स तक। वो और बात है कि अभी वो छोटे हैं तो इतनी ज़्यादा डेप्थ की बात को ना शायद नहीं समझ सकेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाई नॉट पकड़ के मार डालो इन्हें। हमारे जैसे गवर्नमेंट्स होती, हमारी जैसी इस्टेब्लिशमेंट होती, तो वो क्या काम पहला करते हैं, इनको भी पकड़ो, इनके घर वालों को पकड़ो, इनके सपोर्टर्स को पकड़ो, इनके पूरे कबीले को पकड़ो, उठा के जेलों में डालो, वो क्या कहते हैं मिसिंग पर्सन में डाल दो, जो मर्जी करो इनके साथ, ठीक है। लेकिन उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानते हुए कि आइडेंटिटी क्या है, ही इज़ नॉट नीड ऑफ एनी स्पाइंग एजेंसी, एंड येट उन्होंने क्या किया, नाम बता दिए, बिल्कुल खामोश रहे। तो ये मैं क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछता हूँ, और उनको ज़ाहिर बात है वो भी छोटे हैं, यंग हैं, वो उस बात का सही आंसर नहीं कर पाते, तो उनको एक समराइज़ करके मैं एक आंसर उनका बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम उसको नहीं डिस्कस करेंगे वरना बात वो लंबी हो जाएगी। लेकिन ये हिकमत क्या थी, क्यों अल्लाह के रसूल ने कोई इक़दाम नहीं किया। आखिरी वक्त तक पता है कि अब्दुल्ला बिन उबई जो है वो कौन था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भी नहीं किया। अल्लाह ताला उसका जिक्र कर रहे हैं वाक़े का कुरान के अंदर। दो ही बंदों का बाय नेम हमें पता है, ऑर्डिनरी मुस्लिम्स को, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वालों को सिर्फ 2 लोगों का बाय नेम पता है, उनमें से नंबर 1 तो वही है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भी नहीं किया उसके ख़िलाफ़, एंड तक कुछ नहीं किया। जिसने तोहमत लगाई थी, जिसने एक्चुअली इंस्टिगेट किया था जो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर, बाकियों में से कुछ को सज़ा मिल गई जब सूरह नूर की आयत नाज़िल हुई, उसको कुछ भी नहीं कहा गया था। अल्लाह के रसूल की हिकमत क्या थी, अल्लाह की हिकमत क्या थी बल्कि, तो वो एक बहुत अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ है। एनीवे, कोई और वाक़या सीरत नबी का बताएं जहाँ पे अब सीक्रेट की बात आती है, सीक्रेसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं उसका जिक्र किया हो। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, एग्जैक्टली ठीक है। और जो अभी हम पहले फीलिंग्स की बात कर रहे थे ना, आगे किसी और को बात बताई देनी है, तो वो ह्यूमन नेचर है। और सारे सहाबा पैगंबर, क्योंकि वो सब भी ह्यूमंस थे, तो इसलिए लिहाजा ये कमी कोताही जो है वो उनके यहाँ भी पाई जाती थी। और उसी से हमें ये बात पता लगती है कि अगर हमसे भी गलती हो जाती है ना, तो कोई भी गुनाह ऐसा नहीं होता कि कभी भी माफ़ी नहीं हो सकती उस चीज़ की, गलती और ख़ता, और आगे वो हो जाए। और उन्होंने भी देखें वाक़े को देखें, उन्होंने एकदम से अपनी इस्लाह के ऊपर नहीं सोचा, एकदम से पूछा आपको कैसे पता लगा। उनके तजस्सुस ये हुआ कि आपको पता ही कैसे लग गया इस बात का। कोई और वाक़या बता दें। बाकी मोस्ट प्रॉब्ली मिलिट्री से रिलेटेड थे, ज़्यादातर जो वाक़यात थे ना वो मिलिट्री एक्सपेडिशन से रिलेटेड थे। नखला की तरफ एक ग्रुप को भेजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और उनको कह दिया ये मेरा ख़त है, इतने दिन के सफ़र के बाद जाके इसको खोल के पढ़ना है। तो उसके अंदर क्या हिकमत हो सकती है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ताकि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राज की बात की ना, कि यहाँ पे खोल दिया, बात कहीं इधर ना कहीं लीक आउट हो जाए। इतने दिन के सफ़र के बाद जाके अमीर को कहा कि इतने दिन के बाद जाके अपना सफ़र खोलना है, इसको ख़त को खोलना है, ताकि जो भी इक़दाम है ना वो सीक्रेट हो। या मिसाल के तौर पर इवन खैबर की तरफ भी जब जा रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो एंड में जाके रुख कहीं और का किया, ताकि वो फीलिंग ना आए कि अच्छा ये तो खैबर क्रॉस कर चुके, क्रॉस करने के बाद फिर ऊपर से वापसी का रुख किया था। तो बाकी बहुत सारे वाक़यात हमें तो मिलिट्री जो स्ट्रेटजी होती है ना उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मिल जाते हैं। अबू दाऊद के अंदर एक वाक़या मिलता है हमें, जिसके अंदर अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं उनके पास एक केस लाया गया। ये यकीनन वो ज़माना होगा जब
मुसलमानों की फतवाहत हो चुकी हैं, मुसलमान बहुत आगे जा चुके हैं, सहाबा के भी दौर आगे का वक्त है। अब्दुल्ला बिन मसूद जो थे वो नस्ल के अतबार से, अगर आप लोगों को नहीं पता तो वो अर्लीस्ट मुस्लिम्स में से थे, मक्का के रहने वाले थे, एंड ही वॉज नॉट अ कुरैशी, तो लिहाजा उनको ना कम तर समझा जाता था। ग़ुलाम नहीं थे, वो ग़ुलाम नहीं थे, लेकिन उनको बहुत ही कम तर समझा जाता था उन्हें। और फिज़िकल अपीयरेंस के अंदर भी लीस्ट अट्रैक्टिव थे, रंगत, कद, स्ट्रेचर, पतली पतली टांगें, और जो उनका जो लुक्स वो थी ना, लेकिन नथिंग अट्रैक्टिव एट ऑल। तो उनको ना हमेशा बहुत ही कोई बुरा भला समझा जाता था। इनफैक्ट बल्कि अगर आप वो वाक़या अगर देखें ना, जब अबू जहल ज़ख्मी पड़ा हुआ था बदर के मैदान में, तो जब अब्दुल्ला बिन मसूद ने ढूंढा था अबू जहल को, तो अबू जहल के वन ऑफ द रिग्रेट्स क्या थे, ये कौन मुझे मारने लगा है, ये किस हैसियत का बंदा था, और इसको ये मिजाल के ये मेरे ऊपर ये करे। जब अब्दुल्ला बिन मसूद ने अबू जहल के ऊपर पाँव भी रखा था ना, तो उसने कहा था तुम बहुत ऊंची चीज़ चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारी हैसियत नहीं, तब भी ताना मारा था, तब भी ताना मारा था कि तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम मेरे जैसे के ऊपर तुम ये पाँव रख सको। तो अब्दुल्ला बिन मसूद का जो है ना बैकग्राउंड वो है, लेकिन क्योंकि इस्लाम के अंदर अभी मैंने बात बताई कि कोई चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अल्लाह के नज़दीक क्या है कि अल्लाह के नज़दीक इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नज़दीक एक चीज़ मैटर करती है, सिर्फ तकवा, द ओनली थिंग दैट मैटर्स। अल्लाह के नज़दीक कोई जेंडर का कोई फ़र्क नहीं है, अल्लाह के नज़दीक किसी किस्म का कोई कद का फ़र्क नहीं है, रंगत का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ज़ुबान का ताल्लुक कोई नहीं है, आपके आबा अजदाद कितने गए गुजरे थे या कितना कमाल काम करके गए थे। चाहे आपके आबा अजदाद इवेंचुअली वो थे जो बिल्कुल ही हिंदुओं के यहाँ अछूतर ज़ात समझी जाती थी, या फॉर एग्जांपल इससे भी कोई गए गुजरी कोई दुनिया में कोई नस्ल अगर दुनियावी स्टैंडर्ड के अतबार से मानी जाती है, वो थे, या आप सैयद फैमिली से बिलोंग करते हैं, अल्लाह के नज़दीक डजंट मैटर एट ऑल। अल्लाह ताला ने कुरान में क्लियरली कह दिया है कि अल्लाह के नज़दीक एक चीज़ मैटर करेगी, एंड दैट इज़ तकवा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है कि जिसके अमल ने उसको आगे नहीं पहुँचा दिया ना, उसका कोई असबियत का ताल्लुक उसे कोई फ़ायदा नहीं दे सके, कोई नस्ल उसको फ़ायदा नहीं दे सकेगी। तो लिहाजा अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो थे, लेकिन क्योंकि वो इस्लाम के अंदर थे तो इसलिए लिहाजा ही इज़ ऑफ द हाईएस्ट कंपेनियन जिनको हम जानते हैं। उनके पास एक केस लाया गया था, जाहिर बात है वो बड़ी एज के हैं, एक बंदे के, और बंदे को जो लाया गया था ना, तो लोगों ने कह दिया कि ये देखें इसकी दाढ़ी जो है ना, इसके अंदर से शराब लगी हुई है, दाढ़ी में शराब के कतरे लगे हुए हैं। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, ये जो अदालतों में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि हमारे पास कोई विटनेस नहीं है, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या है, हालात किस तरह पॉइंट आउट कर रहे हैं और क्या वजह हो सकती है यहाँ पे शराब अगर लगी हुई है, अगर मेरे होंठों के अंदर कोई लगा हुआ ऐसा कुछ, तो उसका क्या मतलब है। ऑब्वियस बात है, अगर किसी के चलें शराब को छोड़ें, कैचअप लगी हो कुछ हो, तो अगर समझेगा कोई खा पी के आ रहा है कोई, ठीक है, कैचअप खाई लगी हुई है कुछ ऐसा, या जैसा बच्चे जो दूध पीते हैं या चॉकलेट खाते हैं, तो सारा बच्चों को तो खैर यहाँ यहाँ तक भरा होता है ना पूरा, वो उनका वो बन चुका होता है चॉकलेट, तो नज़र आ रहा है कि क्या करके आए हैं ये, ठीक है। तो माँ ने तो डायरेक्ट पूछा कहाँ से लिया है चॉकलेट तुमने, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बता रहा है कि तुम चॉकलेट खा के आ रहे हो या आ रही हो। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बेस के ऊपर वो ले आए कि ठीक है हमारे पास कोई दलील नहीं है, ये देखें इन्होंने शराब पी हुई। और आपको अच्छी तरह पता है कि मुस्लिम जनरली किस तरह एकदम से हाइपर हो जाते हैं ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर ना, कि बस हम तो खुद तो मैंने कभी मस्जिद की शक्ल भी नहीं देखी मुड़ के कभी, लेकिन तो जी ये तो इन्हें वो हुआ है, या बस मस्जिद से ऐलान हो गया कि कुरान जलाया था इसने, जलाया नहीं जलाया जो भी था कौन पूछता है पीछे, बस मारो इसे, या ये तो फलाने सेक्ट को बिलोंग करते हैं तो मारो इनको, बस ख़त्म कर दो इन्हें, जिस तरह हमारे यहाँ होता आया, जिस तरह हमारे यहाँ होता आया, ठीक है। किस कदर गया गुजरा वाक़या था, कितना अफसोस की बात थी वो जो सियालकोट के पास हुआ था, श्रीलंका ने एक नॉन मुस्लिम फैक्ट्री मैनेजर को जिंदा जला दिया था कि जी उसने बाहर दीवार के ऊपर से वो किया। हालांकि जो लोग वो कह रहे हैं कि वो यार श्रीलंकन था, उसे तो नंबर वन उसे पता ही नहीं कि उर्दू में लिखा क्या हुआ है। दूसरा है कि वो कुरान या वो तो लिखा भी नहीं हुआ था, वो तो किसी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस और जलसे उनके पोस्टर्स थे। उसने कहा भी फैक्ट्री के बारे से उतारो, इसका क्या काम है यहाँ पे। तो उसके ऊपर इतना उन्होंने किया कि इतना इस कदर जानवरों वाला काम किया हमने, या कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऐसे वाक़यात हुए हैं। तो जी हाँ बिल्कुल, जो लाहौर के अंदर वाक़या हुआ था कि वो जो एक खातून जिन्होंने वो भाई, अब वो मीठी चीज़ को, स्वीटनेस को अरबी के अंदर कहते हैं। अच्छा मज़े की बात ये कि हम भी कहते हैं ना मौलवियों को हलवा पसंद है, या वो जो अरबी के अंदर हलवा जो है ना वो स्वीट चीज़ को कहते हैं। एवरी स्वीट थिंग इज़ कॉल्ड हलवा, ठीक है, हर मीठी चीज़ को हलवा कहेंगे।
हलवे का मतलब वो हलवा नहीं जो हम जिसको एसोसिएट कर लेते हैं उससे ना। अब उसने वो लिखा हुआ था, तो किस तरह से हम मॉब मेंटालिटी के ऊपर आ जाते हैं ना हम लोग, ठीक है। और वो भी आगे से फुल पुलिस, और वो ड्रामा जो चला था उसके बाद जो सोशल मीडिया पे चला था उसके ऊपर खैर मैं कमेंट नहीं करता, लेकिन बहुत ड्रामा था उसके अंदर। तो मॉब मेंटालिटी के ऊपर आ जाते हैं। तो अब अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला के पास भी लोग मॉब मेंटालिटी के साथ इसी तरह ही वो आए और प्रेशर क्रिएट करवाया उन्होंने कि देखिए बस फैसला करें, फैसला करें, फैसला करें, फैसला करें। तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया, इन्ना कद नुखीना अन तजस्सुस, हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजस्सुस से मना किया था। वैसे तो फ़ला तजस्ससु कुरान के अंदर सूरह हुजरात के अंदर भी आता है कि तजस्सुस नहीं करना तुम लोगों ने। तो अब्दुल्ला बिन मसूद जिन्होंने डायरेक्टली अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा, सारे 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 वक्त देखे थे, वो भी तो साहबा है ना जो फ़तह मक्का के बाद इस्लाम लाए थे। अब्दुल्ला बिन मसूद अर्लीस्ट कंपेनियंस में से हैं, सारे दौर देखे। उन्होंने एक करैक्टर का मुजाहरा करते हुए प्रेशर में नहीं आए, जैसे हमारे अक्सर लोग आ जाते हैं, थाने भी प्रेशर में आ जाते हैं, जज प्रेशर में आ जाते हैं। उन्होंने करैक्टर का मुजाहरा करते हुए कह दिया, हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजस्सुस करने से मना फरमाया है। वलाकिन इन यज़हरु लना शैअन नाखुज़ु बिही, हमें सिर्फ ये सिखाया गया था कि जो वाज़े होगा सिर्फ उसमें से बात निकालो। तो लिहाजा उन्होंने इसके बारे में किसी किस्म का कोई फ़ैसला नहीं किया। अब मैं इससे ये ड्राइव करके बताना चाह रहा हूँ आपको, देयर आर सो मेनी अदर रेफरेंसेस दैट कैन बी शेयर्ड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वट एवर इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड, इन पाकिस्तान, एवरीवेयर एल्स, जो हम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ज़रिए कर रहे होते हैं, अब स्टेट लेवल के ऊपर आ जाएं, फैमिली से निकल के, जो हम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ज़रिए कर रहे होते हैं, जिस लेवल की स्पाइंग हम लोग कर रहे होते हैं, ऑल ऑफ दिस इज़ अन इस्लामिक। नो केयर फॉर प्राइवेसी, नो केयर फॉर एनी सीक्रेसी। जिस चीज़ का बहुत ज़ाहिर होगा वो होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह दीनी लोग फनेटिक हो के तो जितनी जल्दी कुफर का फतवा दे देते हैं, इसी तरह ही अपने आप को पैट्रियाटिक शो करने वाले बहुत जल्दी दूसरे को गद्दार वतन का फतवा दे देते हैं एकदम से, कि ये तो जी ट्रीज़न का केस इसके ख़िलाफ़ लगेगा क्योंकि इसने ये चीज़ सोची थी या की थी या चाही थी। तो यहाँ पे कंक्लूड करते हुए इस टॉपिक को कि प्राइवेसी और सीक्रेसी जो है ना, वो दोनों चीज़ें इस्लाम के इतने इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स में से शामिल हैं कि इतना क्लियर बात नज़र आ रही है, जिसको हम कह रहे हैं पाकिस्तान की अदालतों में भी ये टर्म चलती है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, एंड येट उन्होंने कह दिया कि किसी ने अगर नहीं देखा इन्हें पीते हुए, हमें कोई और प्रूफ नहीं मिल रहा, तो लिहाजा उनको उस बंदे को आज़ाद छोड़ दिया गया था। ठीक है। हकायात रूमी जो हैं उनके अंदर भी एक वाक़या मिलता है कि एक दफ़ा बाज़ार में मौलाना रूम ने देखा था, जो आपको पता है कि वो कूनिया में उनकी कब्र है, तो उनके भी देखा था कि बाज़ार के अंदर एक बंदे को लोग मार रहे थे, फिज़िकली बहुत मार रहे थे। तो उन्होंने देखा क्या हुआ है, पता किया कि मौलाना रूम की बहुत रिस्पेक्ट थी। तो उनको ये, अच्छा मैं ज़माने के हिसाब से भी आपको बता देता हूँ, वो ड्रामा आप सबने अर्थरुल देखा हुआ है ना, ठीक है। तो उसमें जो इब्ने अरबी उन्होंने दिखाई हुए है ना, जो काफ़ी हद तक फिक्टिशियस उसमें स्टोरीज़ हैं उनसे मुतालिक उसके अंदर, लेकिन सिर्फ ज़माने का आपको मैं टाइम लाइन समझाना चाह रहा हूँ। इब्ने अरबी की मुलाकात मौलाना रोम से हुई थी जब मौलाना रोम एक छोटी उम्र के बच्चे थे, ठीक है। तो आप टाइम लाइन को थोड़ा सा मैच कर सकते हैं, उस ज़माने की बात है। कोनिया शहर में इनकी कब्र है। उनसे मुतल्लिक अगर कोई बिलीव्स हैं तो उनको इग्नोर करते हुए सिर्फ इस वाक़े के ऊपर फोकस करें आप लोग। उनको लोगों ने कहा कि भाई इस बंदे ने शराब पी हुई है, इसलिए इसको लोग इस तरह बुरी तरह मार रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब तो हकायात रूमी में क्या आता है, उन्होंने कहा शराब उसने पी है और बहके तुम सब हो, शराब उसने पी है और तुम लोग बहके हुए हो सारे। तो अगर करने का काम है तो क्या है, रिपोर्ट करो अथॉरिटीज़ को जाके, ये क्या तुम लोग हरकतें कर रहे हो। अनफॉर्चुनेटली हम लोग अपनी सोसाइटी को उस तरफ ले गए। जो दोनों चीज़ें प्राइवेसी और सीक्रेसी के जो मैटर्स हैं वो इस्लाम की तालीमात से हम लोग बहुत ही दूर ले गए हैं। अब हम 100% आते हैं पेरेंटिंग की तरफ। 2 सेंटेंसेस मैंने बोले हुए हैं किसी पिछले लेक्चर के अंदर। एक सेंटेंस मैंने ये बोला था मोस्ट प्रॉब्ली पहले वाले लेक्चर के अंदर कि जब टेक्नोलॉजी को हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने कहा था जिस तरह ये स्मार्ट वॉचेस आ गई हैं और जो अलार्म क्लॉक्स आ गई हैं, या जो घर के अंदर जो गूगल का असिस्टेंट होगा, अमेज़ॉन का असिस्टेंट होगा, जो उनके जो डिवाइसेस उनकी आ गई हैं कार के अंदर, और हैंड्स फ्री हम बोल लेते हैं इस तरह करके, उसको डिस्कस करते हुए मैंने ये बोला था कि मे बी अगर मैं उसको अडॉप्ट करूँगा ना तो मे बी मेरी एवरीडे लाइफ की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन मैं उस चीज़ को क्यों नहीं ऑप्ट कर रहा होता, बिकॉज आई फाइंड इट टू मच इंटरफेरेंस इन माई प्राइवेसी।
कि वो मुझे हर चीज़ को स्केड्यूल करके बताए, आज आपने कितने कदम नहीं उठाए, आज आपने ये नहीं किया, ये आपका ये फलाना टाइम हो गया, ये हो गया। यानी कि मैं बीइंग द मास्टर ऑफ माई ओन लाइफ, उल्टा मैं उसकी डिक्टेशन के ऊपर चल रहा हूँगा और मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी सारी शेयर आउट हो रही है कि अब क्या हुआ था, कितने मैंने क्या कर लिया, कितना क्या कर लिया। तब मैंने एक तो ये तब वर्ड बोला था प्राइवेसी का, इस टर्म को यूज़ किया था। और दूसरी मैंने ये बात कहीं किसी और टॉपिक के अंदर बोली थी कि एक छोटी एज का जो बच्चा होगा ना, 2 साल का, 3 साल का, या जिस तरह वो वाली एज हो गई, इस बच्चे को कोई अवेयरनेस नहीं होती प्राइवेसी की, वो कोई माइंड नहीं करते उस चीज़ को। वो मिसाल के तौर पे आप मोबाइल फ़ोन दे देंगे ना, उन्होंने जो देखना है वो भरे मजमे के अंदर भी देख लेंगे, उनको किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, ठीक है। उनके लिए प्राइवेसी इट इज़ नथिंग। वो तो पेरेंट्स अगर ख्याल रखेंगे कि कहाँ पे उन्होंने उसको वॉशरूम लेके जाना है, डायपर कहाँ चेंज करना है, वो इट इज़ ऑल अप टू द पेरेंट्स। लेकिन कम एज का जो बच्चा होगा उसके लिए प्राइवेसी कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन द मोमेंट बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, ठीक है, तो टीनेज से भी पहले एक और टर्म होती है, उसको बोलते हैं एडोलेसेंस की एज होती है। वो एज ना टीनेज है ना प्यूबर्टी है। थोड़ा सा बल्कि एक्सप्लेन कर लेता हूँ इसे। प्यूबर्टी की एज क्या होती है, जिसको हम बलूगत बोलते हैं, वो एक मोमेंट पे आएगा वक्त, क्रिएट थिन लाइन होगी एग्जैक्टली द मोमेंट एक लड़की को पीरियड्स होना शुरू हो जाएंगे, एक बच्ची को पीरियड्स होना शुरू हो जाएंगे, एग्जैक्टली अब वो एंटर हो गई है अपने बलूगत की एज के अंदर। और इस्लाम के अहकामात इमीडिएटली उसके ऊपर फ़र्ज़ के दर्जे में आ गए, इमीडिएटली फ़र्ज़ के दर्जे में आ गए, चाहे वो रोज़े हों, चाहे वो नमाज हो, ज़कात हो, एनीथिंग। इस्लाम के अंदर 18 ईयर्स कोई चीज़ नहीं है, इस्लाम के अंदर 16 ईयर्स कोई चीज़ नहीं है, इस्लाम के अंदर 21, 25 ईयर्स कोई चीज़ नहीं है। इस्लाम के अंदर जो फ़राइज़ का जो डिवीज़न है ना, वो दैट इज़ बलूगत। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ है कि जब 7 साल का बच्चा हो जाए तो क्या करो, उसको नमाज के ऊपर अब आप लगाना शुरू हो जाए। और 10 साल के ऊपर जो अबू दाऊद की हदीस है, उसके ऊपर थोड़ी सी फिर सख्ती भी करो। पहले उसको लगाना शुरू कर दिया, अब यहाँ पे थोड़ा सा सख्ती हो जाए, थोड़ी बहुत पनिशमेंट भी अगर होती है ना, नहीं अगर पढ़ रहा कोई भी बच्चा, फ़र्ज़ नहीं है उसके ऊपर अभी 10 ईयर्स के ऊपर, बहुत ही कोई रेयर केस होगा कि 10 ईयर्स पे जाके फ़र्ज़ हो जाए, अदरवाइज़ फ़र्ज़ नहीं हुई इसके ऊपर। लेकिन आप उसके ऊपर ना सख्ती और इंपॉर्टेंस के ऊपर ले गए, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि आपने कभी भी बच्चे को नहीं सिखाई नमाज़ पढ़नी, रोज़ा कभी भी नहीं रखवाया, और एकदम से आप एक्सपेक्ट करेंगे अब 30 के 30 रोज़े रखने हैं तुमने, अब 5 वक्त की 5 वक्त नमाज़ पढ़नी है। तो अल्लाह ताला ने हमें पेरेंटिंग का एक, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पेरेंटिंग का एक स्टेप्स के साथ पैटर्न बताया हमें कि किस तरह से हमने उसको अचीव करना है। तो ये प्यूबर्टी हो गई, जो जनरली हम लोग जानते हैं कि टीन एज वो 13 से लेके 19 हो गई एज हो गई, ठीक है। क्लियरली पता है कि जैसे ही बच्चे को अब 13 ईयर्स पे करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो हम जिन चेंजेस को हम डिस्कस कर रहे होते हैं वो एग्जैक्ट 13 पे आना शुरू होएगी, उसके पहले भी हो सकते हैं, लेटर ऑन भी हो सकते हैं। और 19 को भी एज के साथ स्पेसिफाई कर लेते हैं। एडोलेसेंस की जो एज होती है ना, वो बहुत ही वाइड स्पेक्ट्रम है, बहुत वाइड है। और क्योंकि वो भी जिस तरह मैंने बाकी जो जेन जी और जेन अल्फ़ा और फिर अपनी तरफ से कहा था कि शायद अगला जो है ना वो जेन AI वो ना बोल दें उसे, इनकी जो ब्रैकेट्स हैं ना, वो भी जिस तरह मल्टीपल जो वो हैं स्कॉलर्स हैं वो उस पर डिफ़र करते हैं, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ डिफ़र करती है ना, इस तरह एडोलेसेंस की एज के ऊपर भी डिफरेंस है। तो मिसाल के तौर पे सबसे वाइड जो है मेरे ख्याल में वो ये है कि 10 ईयर्स से लेके 31 ईयर्स की एज तक भी हो सकता है। ये मोस्टली इसको मिड-20s में ख़त्म कर देते हैं, लेकिन 31 ईयर्स की एज तक भी इसको काउंट करते हैं कि वो भी हो सकता है। जब बच्चा जो है वो ट्रांजिशन के अंदर होगा, बोथ इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, फ्रॉम बीइंग अ चाइल्ड इनटू एन एडल्ट। ये जो ट्रांजिशन होती है, बच्चा एकदम से तो नहीं बड़ा हो जाता, राइट। तो वो उसकी जो फिज़िकली फीचर्स जिस तरह से उसके चेंज हो रहे होते हैं, बॉडी जिस तरह से हो रही होती है, वो जो सालों के ऊपर फैला हुआ होता है ना, इसको एडोलेसेंस की एज कहते हैं, राइट। इस एज से ही जाके अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स के ही आगे पीछे जाके जो वो मैंने बात की थी, जिसके मैं एग्जांपल दे रहा था कि अब बच्चे ना कुछ कॉन्शियस होना शुरू हो जाते हैं कि अगर मैं कुछ खेलना चाह रहा हूँ, किसी से बात करना चाह रहा हूँ, कोई चीज़ देखना चाह रहा हूँ, तो मैंने मामा पापा के सामने नहीं देखना। उसको होता है कि बहन भाई दूर हो मुझसे अब, और वो उस फेज़ के अंदर जो है ना वो बच्चा एंटर हो जाता है, ठीक है। वो अगर हम उसको नहीं भी पता होगा ना प्राइवेसी वर्ड किसे कहते हैं, सही है, या मी टाइम किसे कहते हैं, लेकिन वो उसके अंदर फितरत के अंदर उसके या उसके डेवलपमेंट के अंदर वो उसकी डिमांड क्रिएट होनी शुरू हो जाती है कि मुझे अब मैंने प्राइवेटली कोई चीज़ देखनी है, और मैंने इस तरह मैं चाह रहा हूँ, दोस्त का डिस्कस मैं पेरेंट्स के साथ नहीं करना चाह रहा, फलाने की डिस्कशन में फलाने के साथ नहीं करना चाह रहा।
इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोगों ने ना किसी और इनडायरेक्ट तरीके से हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ था। तो पहले हम उसके सवाल के ऊपर आते हैं कि क्या हमें बच्चों को प्राइवेट टाइम देना चाहिए या बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। अगर आप लोगों के बच्चे बड़े हो गए हैं और हो रहे हैं अपनी डिफरेंट एज के अंदर जाके, तो उसके अंदर मैंने एक टिप्स में से एक बात ये शेयर की थी कि इवन इफ़ यू कैनॉट अफोर्ड, तो बच्चों का अलग कमरा होना चाहिए, बच्चों का अलग चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप नहीं भी अफोर्ड कर सकते ना, उनको मिनिमम एक पर्सनल ड्रॉर ज़रूर दें, एक दराज जो है ना उनकी अपनी, वो ज़रूर दें। कोई ऐसी कोई चीज़ बंद होने वाला कैबिनेट कुछ उनको ज़रूर दें एक पर्सनल। उसकी क्या ज़रूरत है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके लिए हम थोड़ा सा एज को अंडरस्टैंड करते हैं कि देखें इस्लाम के जो अहकामात हैं फ़र्ज़ और हलाल और हराम वाले, वो सारे के सारे इम्प्लीमेंटेबल होते हैं द मोमेंट अ चाइल्ड एंटर्स द एज ऑफ प्यूबर्टी। बलूगत की एज में जैसे ही एंटर होता है लड़की को, तब डे जो भी उसकी एज है, वो 11 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 13 भी हो सकती है या कुछ और भी हो सकती है, द मोमेंट उसको पीरियड्स होना शुरू होंगे बालिग हो गई वो, और उसके ऊपर अहकामात लागू हो गए। द मोमेंट बॉय जो है उस एज में आएगा, उसको एक वेट ड्रीम पहली दफ़ा एक्सपीरियंस करेगा, ही हैज़ एंटर द एज ऑफ प्यूबर्टी, और उसके ऊपर अहकामात सारे के सारे लागू हो गए। तो अल्लाह ताला ने भी हमें ना एक पेरेंटिंग की गाइडेंस, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पेरेंटिंग की गाइडेंस हमें दी है स्टेप वाइज, कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो क्या करो, नमाज के लिए उसको लेके आओ, नमाज की तरफ उसको राग़िब करो, नमाज सिखानी शुरू करें, अपने साथ इंगेज करें। ऐन मुमकिन है कि बच्चा ऑलरेडी आपको कॉपी करता हो, ठीक है, लेकिन अब फॉर्मली मेक श्योर करें कि उसको अदा करनी आती हो नमाज, उसे बात पता हो किस तरह है। अगर बाजमात मस्जिद में जाके बच्चा पढ़ रहे नमाज, तो उसे पता हो कि ऐसा नहीं है कि जब हम लेट भी पहुँचे और साथ इस्लाम फैलिए, हमने उनको फॉलो करना है जिस तरह जब वो कर रहे हो, एक एक स्टेप के ऊपर करें। सो दैट जो अबू दाऊद की हदीस है कि 7-10 साल का जब हो जाए तो उसके ऊपर सख्ती भी की जा सकती है। आप थोड़ा सा नाराज़ भी हो सकते हैं उसके साथ, आप कोई पनिशमेंट भी कर सकते हैं उसके साथ, वरना अदरवाइज़ अगर आपने उसको ये 7 ईयर से लेके अगले 5 साल का या 6 साल का जो प्लान है, इसको अगर आपने स्टेप वाइज ना चलते रहे, तो वो तो मुमकिन नहीं हो सकेगा ना। आप एब्रप्टली समझें कि फ़र्ज़ हो गई है 5 वक्त नमाज़ पढ़ना शुरू हो जाओ, 30 के 30 रोज़े रखने हैं तुमने, और वो बच्चा नहीं कर पाएगा अगर आपने पेरेंटिंग इस तरह से नहीं की जिस तरह अल्लाह ताला ने बताई आपको। तो इसलिए वो तो प्रॉब्लम हो जाएगी उसके लिए, और एकदम से हलाल हराम और जो जी इस्लाम के अहकामात हैं वो सब चीज़ें लागू हो जाएंगी। उससे पहले छोटी एज के अंदर बच्चे जो मर्जी, लड़का हो लड़की हो, बेशक वो निकरे पहन के फिरें, जो मर्जी करें, लेकिन अब जैसी बालिग हो गए, अब ड्रेसिंग के ऊपर भी इस्लाम के अहकामात एकदम से आ जाएंगे। एक टर्म हो गई ये बलूगत की, इंग्लिश में प्यूबर्टी। दूसरी टर्म हो गई जो जनरली हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, वो है टीनेजर्स की, 13 से लेके 19 तक। एकदम से टीनेजर हो गया, एकदम से टीनेज से बाहर निकल गया, जैसे वो 20th बर्थडे उसकी हो गई। एक और टर्म है, उसको एडोलेसेंस की एज बोलते हैं। वो एज होती है कि, और क्योंकि जिस तरह मैंने जेन जी और जेन अल्फ़ा और जेन एआई जिसका मैं सजेस्ट कर रहा था, नाम मोस्ट प्रॉब्ली होगा, उसके अंदर जिस तरह मैंने बताया था कि डिफरेंट स्कॉलर्स या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, डिफरेंट डिवीजन्स की हुई हैं। लाइकवाइज इसकी डिवीज़न भी जो है ना, एडोलेसेंस की एज, इसकी डिवीज़न भी बहुत वेग और वाइड सी है। लेकिन अगर मैं बिल्कुल एक्सट्रीम वैल्यूज़ को देखूँ ना, तो 10 साल से लेके 31 साल 31 ईयर्स ऑफ एज तक भी जाते हैं, वरना ज़्यादातर मिड 20s तक क्लोज कर लेते हैं। ये वो एज है जो आपके चाइल्डहुड की जर्नी है टिल द एज ऑफ योर एडल्टहुड, जिसके अंदर आपके नॉट जस्ट फिजिकली आप चेंज हो रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो रहा होता है आपका, बल्कि आप मेंटली भी, इमोशनली भी, हर तरह से आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो रही होती है, और आपको वो आप उस एज ब्रैकेट के अंदर आप हैं। उस एज ब्रैकेट के अंदर जब बच्चे एंटर हो जाते हैं, तब आपने उनको डेफिनेटली आपने उनको कुछ ना कुछ अलाउ करना है। इसकी मैंने एग्जांपल क्या दी थी, उसको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, और उसके बाद आप लोग जल्दी से कनेक्ट कर लेंगे कि जिस तरह ये छोटी बेटी जो बैठी हुई है, इस एज के बच्चे को अगर आप मोबाइल दे देंगे ना, तो आपके ख्याल में वो कहीं छुप के मोबाइल यूज़ करना चाहेगी या सबके सामने नीचे कारपेट पे बैठ के अपना गेम या कार्टून लगा लेगी? सबके सामने। इसको कोई परवाह नहीं है, प्राइवेसी, सीक्रेसी का ये ना पता लगे, ये ना हो, वो ना हो, ये मेरा कमरा है, मेरा भाई निकल जाए कमरे से, इसको नहीं ये प्रॉब्लम होती है वाली। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, ये जो एडोलेसेंस वाली मैं बात कर रहा हूँ ना, इस एज ग्रुप के अंदर आएगा ना, वो कहेगा कि नहीं, मैंने अब कुछ देखना है तो मैंने अकेले देखना है, गेम खेलनी है उसके ऊपर मैंने अकेले करनी है, मुझे अकेला टाइम चाहिए, मुझे मेरे कमरे में मेरे इधर कोई ना आए, मेरे इस पर कोई ना हो। अच्छा, अब इसके अंदर 2 चीज़ें हैं।
पहले हमने ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर लिया कि प्राइवेसी अल्लाह ने हक दिया इंसान को, लेकिन अब बच्चे हैं, अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपने उनको टोटली प्राइवेट जाने दिया। हर वक्त ही कमरे में बंद हैं, पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, हर वक्त ही मोबाइल पे लगे हुए हैं, पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, और मैं तो देख भी नहीं सकता या देख भी नहीं सकती क्योंकि उसने तो लॉक लगाया होता है उसके ऊपर। तो इतने मजबूर पेरेंट्स हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर हम ऐसी लाइफ के अंदर बच्चे को ग्रो करने देंगे तो आपके ख्याल में वो किस टाइप का बच्चा डेवलप हो जाएगा, लड़का हो या लड़की हो, किस टाइप का डेवलप हो जाएगा बड़ा होकर? इंतहाई सेल्फ सेंटर्ड, किसी से मिलना पसंद नहीं, कोई सोशल नहीं, कोई रिश्तेदार आ रहे हैं तो कभी मिलना नहीं है, तो वो इंतहाई एक अजीब सी पर्सनैलिटी बन जाएगा वो। प्राइवेसी का हक अल्लाह ने दिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमने उनको उस तरह का एक अजीब सा उस रोड पे छोड़ देना है हमने। तो लिहाजा आपने क्या करना है, उनको प्राइवेट रूम, प्राइवेट स्पेस अगर है भी ना, तो दरवाज़ा खुलवा के रखें। बहुत कभी कभी दरवाज़ा बंद करके कुछ काम करना है कर ले, अदरवाइज़ दरवाज़ा खोल के रखें। हम बेटा आपके कमरे में हर वक्त पी के नहीं कर रहे होंगे, हमारे पास और भी बहुत करने के काम है, लेकिन एटलीस्ट आपने दरवाजे को ओपन रखना है। कोई मेहमान आता है, आके आप मिला करें, मेहमान आ रहे होते हैं। ये मैंने बात पहले भी इस्टेब्लिश की हुई है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मोबाइल, पर्सनल लैपटॉप, पर्सनल टैबलेट डिवाइसेस नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। जो होगा वो पब्लिक स्पेस में होगा। कोई आपका टीवी लाउंज, कोई ऐसा कमरा, कोई कॉमन रूम ऐसा हो जहाँ पर कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा, वहाँ पर एक्सेस हो सबके। हेडफोन्स नहीं अलाउ करने, ये बातें पहले इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। उनको अगर यूज़ करना पड़ रहा है फॉर एनीथिंग, तो आपका मोबाइल है एज पेरेंट आपके, हाँ किससे बात करनी है मैं करा देता हूँ बात, किसको मैसेज भेजना है, क्लास वगैरह से कोई चीज़ पूछनी है तो ठीक है मेरा मोबाइल अवेलेबल है। या अगर अभी भी किसी के घर में अगर लैंडलाइन फ़ोन है तो ठीक है बेटा उससे फ़ोन कर लो आप ना, लेकिन नो प्राइवेट सीक्रेट मैसेजिंग। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि आप कह दें कि किसी और को नहीं पता उसका, और सिर्फ जो है ना वो उसकी 100% उसकी डोमेन के अंदर चीज़ आ रही है। ड्रॉर उसकी दे दें, उसको चीज़ दे दें और उसको अपने फ्रीडम के साथ उस चीज़ को यूज़ करने दें। कभी कभी उसको ज़रूर एक दफ़ा से छांटी किया करें, देख लिया करें एक दफ़ा कि कोई इनअप्रोप्रिएट चीज़ तो नहीं पड़ी हुई। इसका ये मतलब ये है कि उसकी एक एक डायरी, एक एक पेज, कोई भी चीज़ है ना, उसको एक एक को पढ़ना शुरू हो जाए। आप अपने बारे में बताएं, आप किस एनवायरनमेंट में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे? व्हेन यू आर ट्रस्टेड बाय अदर्स, इस एज में भी जो आपकी एज है, व्हेन यू आर ट्रस्टेड बाय अदर्स, या हर वक्त ही आपको जो है ना एक ऑब्जर्वेशन मोड में रखा जाए? किस चीज़ में आप ज़्यादा मेंटली अपने आप को रिलैक्स और बेहतर फील करते हैं? जब आपके ऊपर ट्रस्ट किया जा रहा हो ना। तो इसी तरह अपने चाइल्ड के ऊपर भी आपने इनको ये फीलिंग देनी है ट्रस्ट की, और उसके साथ साथ ये फीलिंग देनी है कि हम आपको कभी ऑब्जर्व भी करते हैं हम आपको। तो इन शॉर्ट क्या है, बैलेंस है दोनों चीज़ों का। कभी कभी ज़रूर चेक करें कि उसके ड्रॉर में, उसकी चीज़ों में क्या चीज़ रखी हुई है। उनका ये राइट बनता है कि आप उनको एक प्राइवेट स्पेस देंगे, लेकिन प्राइवेट स्पेस में कभी कभी एज पेरेंट ओनली आपने कभी कभी देखना है उसको कि ड्रॉर के अंदर कोई ऐसी इनअप्रोप्रिएट चीज़ तो नहीं पड़ी हुई। मिसाल के तौर पे कोई आपको ना कोई टॉफ़ियाँ, च्युइंगम, ऐसी कोई चॉकलेट टाइप चीज़ नज़र आए और आपको उस ब्रांड का नहीं भी पता, बिल्कुल नहीं पता ना, तो उसको इग्नोर ना कर दें। क्योंकि मिसाल के तौर पे आपने यूट्यूब या टीवी के ऊपर भी ऐड देखे होंगे, खासतौर पर यूट्यूब पे तो बहुत आ रहे हैं। वो एक सिगरेट जैसे निकोटीन की रिप्लेसमेंट आई है, देखने में बिल्कुल ट्रॉफी लगेगी। वो क्या नाम है उसका? वेलो, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो किसको पता है उसका? आप में से किसको पता है वो क्या चीज़ है? जी एग्जैक्टली, किसको पता है? ये देखें ना, ये चीज़ ऐसी है कि आपको पता होना चाहिए ना इस चीज़ के बारे में। इसलिए नहीं कि आप लोगों ने खा पी के देखना उसे कि कितना क्या हालात होते हैं उसके बाद, लेकिन बल्कि इसलिए कि एज अ पेरेंट अगर आपको नज़रों से गुजरे तो आप उसको टॉफ़ी समझ के ना गुजार दें। आपको पता हो कि ये तो एडिक्शन वाली चीज़ है, ये इसके अंदर कोई इनअप्रोप्रिएट चीज़, कोई इमोरल चीज़ अगर आपको नज़र आए तो उसके ऊपर नज़र ज़रूर रखें, लेकिन कभी कभी ओवर पेरेंटिंग भी नहीं करनी। स्कूल के अंदर हमारे पास ये राइट है कि हम बच्चों के रैंडमली कभी भी स्कूल बैग सर्च कर सकते हैं। दिस डज नॉट मीन कि हमने हर असेंबली में स्कूल बैग चेक करने हैं। तो प्राइवेसी तो हमने उनको अलाउ करनी है, कंट्रोल प्राइवेसी, राइट, लिमिटेड प्राइवेसी। अब हम आते हैं सीक्रेसी के ऊपर। डू यू थिंक उनको सीक्रेसी भी अलाउ करनी चाहिए? या टू सम एक्सटेंट, या इसको रीफ्रेज करते हैं। जिस तरह पहले मैंने कहा था कि एक बंदे की, मेरे जैसी एज ग्रुप के बंदे की, आप लोगों की एज के लोगों की सीक्रेट बात क्या हो सकती है?
अब आप बच्चों के हिसाब से सोचें, बच्चे की अपने बच्चों के एज को सोचें, और जाहिर बात है बीइंग पेरेंट यू वेरी वेल नो उनकी सीक्रेट चीज़ क्या हो सकती है। वो मोस्ट प्रॉब्ली वो फ्रेंडशिप होगी जो मना की होगी, और वो उस टाइप की फ्रेंडशिप होगी जो वो नहीं बताना चाहेंगे ना, या वो भी जो बैड कंपनी वाली हो और आपने हाईलाइट कर दिया कि इसके साथ तुमने दूर रहना है। फॉर एग्जांपल आपकी ही बेटी है और आपने किसी और लड़की के बारे में कह दिया बेटा आपने इससे फ्रेंडशिप नहीं करनी। अब अपोजिट जेंडर वाला मसला नहीं है, लेकिन आपको पता है वो बैड इन्फ्लुएंस बैड कंपनी है, तो वो उसके साथ फिर भी इन फ्रेंडशिप रहे और आपसे छुपाना चाहे। एक ये हो सकता है। और क्या हो सकता है बच्चों की एज में, जो आप लोगों के बच्चे हैं, पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ हो सकती है छुपानी, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली। कि मिसाल के तौर पे बुरे मार्क्स आए टेस्ट के अंदर, टेस्ट छुपा दिया, घर जाके नहीं बताया पेरेंट्स को, और चीटिंग कर ली, पेरेंट्स के कह दिया पेरेंट्स से साइन करवा के लाएँ तो साइन करवा लिया। ये आजकल के बच्चे तो बेचारे, क्योंकि अब तो हर एक के पास मोबाइल है ना, तो पेरेंट डायरेक्ट प्रिंसिपल से पूछ सकते हैं। हमारे टाइम पे तो हम खुद साइन भी कर सकते थे, ठीक है, तो वो लगता था कि हाँ जी हो गया, काम चल गया। सीक्रेसी का गैप जो है ना वो विद एज डेवलप होगा और फिर बड़ा होता जाएगा। जैसे जैसे बड़े हो गए बच्चे, बड़े होते गए, फिर बिल्कुल ही और बड़ी एज के हो गए, इंशाल्लाह वेल सेटल हो गए, वो गैप फिर उनका अपना एक बन जाएगा। लेकिन अभी की एज के अंदर, जिस एज के अभी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं स्कूल के, सीक्रेसी का गैप हमने नहीं देना उन्हें। इसका ये मतलब नहीं है ना कि हमने उनको हर बात एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में खड़ा करना है। अब अगला टॉपिक ये है कि हमने सीक्रेसी अलाउ तो नहीं कर रहे हम, लेकिन हमने मैनेज कैसे करना है उसे, हमने उसको अप्रोच कैसे करना है। उसमें सबसे अच्छा तो ये होगा कि अगर आप पेरेंट्स जो हैं वो दोनों हस्बैंड वाइफ वो एक ही नोट के ऊपर हैं, तो उसमें तो ये बहुत अच्छा होगा कि डिपेंडिंग ऑन द जेंडर ऑफ योर चाइल्ड आप अकॉर्डिंगली ना अपने उस बच्चे के साथ क्लोज हों, ज़्यादा फ्रेंडली हों। नेचुरल इंक्लिनेशन तो यही होती है कि बेटी के साथ मदर की ज़्यादा हो और बेटे के साथ फादर का ज़्यादा हो। लाड प्यार एक अलग चीज़ होती है, ठीक है, लाड और प्यार एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जो ये वाला जो क्लोजनेस होती है कि वो अगर कोई इफ एनीथिंग बैड हैज़ हैपेंड तो वो आके बता सके। जिस तरह मैंने किसी प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर ये बात भी मेंशन की थी कि बच्चों के ऊपर ना एक खौफ ज़रूर रहना चाहिए पेरेंट का कि अगर हमने कोई रेड लाइन क्रॉस कर ली ना तो हमें डांट और मार भी पड़ सकती है। ये मैंने कहा था कि मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वो वेपन है जो कभी इस्तेमाल ही नहीं करना। इसका सिर्फ खौफ ज़रूर रहना चाहिए कि कोई एक्सट्रीम हरकत हो जाए। एक एग्जांपल मैंने उसमें कही थी कि मिसाल के तौर पे सिगरेट पीना जो है ना वो एक रेड लाइन आप बना सकते हैं उसे, कि ये चीज़ अगर हुई ना तो मैंने इसको टॉलरेट नहीं करना किसी भी सूरत में। तो इसी तरह ही कोई और रेड लाइंस भी हो सकती हैं कि कोई ऐसी चीज़ फाइंड आउट हो गई तो ये बच्चे को पता होगा कि ये रेड लाइन ज़रूर है मेरे लिए। लेकिन बाकी मैटर्स के अंदर एक तो अपने आप को ना वो कर लें, अलाइनमेंट ठीक कर लें अपने बच्चों के साथ, फ्रेंडलीनेस के साथ, और उस तरह करके कि बच्चे जो है ना वो अगर कुछ होता है ना ऐसा वो आके आपसे शेयर ज़रूर करें। क्योंकि अगर सिर्फ डरा के खौफ रखेंगे ना वो आपको नहीं बताएंगे चीज़ आके, एक गलती भी हो जाएगी तो वो आपको नहीं बताएंगे, और वो उस गलती के बाद वो और गलती भी करेंगे लेकिन वो आपको फिर भी नहीं बताएंगे। तो लिहाजा ना कम्युनिकेशन आपके ऐसी होनी चाहिए कि किसी एक पेरेंट के साथ बच्चा आके ना ज़रूर अपनी बात शेयर करे। एज़ पेरेंट स्पेशली एज़ मदर्स तो ये तो कहा जाता है ना कि माँ तो अपने बच्चे की बॉडी लैंग्वेज से पहचान जाती है कि किस हाल में है ना वो। तो अगर बच्चा चुप है, खामोश है, परेशान लग रहा है आपको, तो यू ट्राई टू कि आप कोशिश करें कि उसको साथ ना वो आपसे ख़ुद शेयर कर सके बात। अगर ख़ुद नहीं शेयर कर सकता या कर सकती फिर आप उसके साथ ना बातों को पुल आउट करने की कोशिश करें। क्योंकि जिस तरह से अपनी एज के अंदर मुझसे आपसे गलतियां हुई थी, मिस्टेक्स हुई थी, कुछ जान के, कुछ बिल्कुल ही ब्लंडर हो गया था, और वो जो है वो गलती जो है वो मतलब क्या इस तरह लाइक वाइज वो गलती हमारे बच्चों से भी हो सकती है। कोई एक भी, मेरे समेत, आप लोगों समेत, सबके समेत, कोई एक भी हमें से ऐसा नहीं होगा जिसने अपने उस सारी एज के अंदर ना हम कहें कि हमसे कभी कोई गलती नहीं हुई थी। हमसे हर तरह की गलतियां हुई होंगी, किससे एक नहीं बहुत दफ़ा होती रही होंगी गलतियां, लेकिन बस अब वो रहा मेरा और अल्लाह का राज रहा वो, ठीक है, ना उसका जिक्र करने की ज़रूरत है ना कुछ। लेकिन आगे क्योंकि उस एक्सपीरियंस से आप ये देखें कि अब हमने बच्चों के साथ किस तरह हैंडल करना है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स यानी मुमकिन है कि आप लोगों के साथ जब वो गलती आपसे हुई होगी ना तो मोस्ट प्रॉब्ली अब
आपके पेरेंट्स ने आपके साथ कम्युनिकेट नहीं किया होगा, उनको पता भी नहीं होगा ये। लेकिन डो नॉट बी अ पेरेंट लाइक दैट। आपने ख़ुद अपने बच्चों के साथ एक कम्युनिकेशन का गैप ऐसे क्रिएट करना है कि वो आके आपसे बात शेयर कर सकें, आपके साथ बता सकें। बुरे से बुरा भी अगर कुछ उनसे हो गया था या उनके साथ किया गया था कुछ भी बुरा, वो आके आपसे शेयर करें। तो वो जो सेकंड पार्ट था ना, वो बेटर कम्युनिकेशन के ऊपर था। उसमें थोड़ी सी एग्जांपल्स ज़्यादा हैं। ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर जाके ना जिससे हर चीज़ चेंज हो गई है। मैंने बुलिंग का बताया था, स्कूल में बुली होना और बात है, लेकिन साइबर बुलिंग एक अलग टर्म होती है, एक नई चीज़ होती है वो। लाइकवाइज अगर एक प्राइवेसी की टर्म है ना, तो एक नई टर्म भी निकल आई है, उसका नाम है ऑनलाइन प्राइवेसी। कि ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर अब आपकी प्राइवेट स्पेस वो क्या चीज़ होगी, वो किस तरह मैनेज होती है। अपने बच्चों को जिस तरह बाकी चीज़ें सिखानी है, इस तरह ये भी सिखानी है। तो बच्चों पे बात पे आते हैं, पहले अपने साथ देखते हैं हमारे साथ क्या क्या हो चुका है। आपको यकीनन कॉल्स आई होंगी, मुझे भी बहुत सारी ऐसी कॉल्स आती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़लाने बैंक से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आपका सर फ़लाने बैंक के अंदर ना ये आपका अकाउंट है, तो उसकी कुछ वेरिफिकेशन का मसला था, तो आपसे वेरिफिकेशन हमने कंफर्म करनी थी। तो सबको आया हुआ ना फ़ोन ऐसा, ठीक है। अच्छा, ये शायद ही किसी के साथ हुआ, मेरे साथ तो फ़िलहाल नहीं हुआ। आपका जी लेट्स सपोज बैंक ऑफ पंजाब में अकाउंट हो, मैं कहूँ भैया है ही नहीं बैंक ऑफ पंजाब में अकाउंट, तुम कहाँ से फ़ोन कर रहे हो मुझे। मेरे साथ कम से कम ये नहीं हुआ। जो कॉल आती है ना वो वेल वर्कड होती है, वो राइट आपको कॉल करेंगे कि आपका वाकई अकाउंट नंबर भी बोल देंगे, वो बता देंगे ये इन्फॉर्मेशन है और आप ये करें। आपके ख्याल में आपके साथ आप धोखे में पड़े नहीं पड़े उसके ऊपर हम पर्दा रखते हैं। सिर्फ ये बताएं कि ऐसे लोग फ्रॉड कर रहे होते हैं, साइबर फ्रॉड जो कर रहे होते हैं, आपके ख्याल में उनका काम चल रहा होगा या बिल्कुल भी नहीं चल रहा होगा? बहुत चल रहा होगा उनका काम, बहुत चल रहा होगा। महंगाई के दौर में भी बहुत अच्छा चल रहा होगा उनका काम। फिर इसी तरह ये जो स्कीम्स आती हैं, आपकी लॉटरी निकल आई है, आपने वो तेल का डब्बा ख़रीदा था ना, तो आपकी लॉटरी वहाँ से निकल आई है, तो ये गाड़ी है, ये है फलाना, इस तरह करके। तो अगली बात क्या कहते हैं वो, हाँ, अब वो ये सामान हमने आपको डिलीवर करवाना है, उसके जो ट्रांसपोर्ट या डिलीवरी चार्जेस हैं वो शामिल नहीं है, तो ये बस इतने 1000 रुपये आप जमा करा दें तो ये आपकी गाड़ी आपके घर, फलानी चीज़ आपके घर पहुंच जाएगी, हम आपको पहुंचा देंगे इस चीज़ से। आपके ज़बरदस्त यार, मैं तो पता नहीं कौन सा तेल का डब्बा था, लिया था नहीं लिया था, लेकिन आ गया। या फ़ोन आ जाएगी, आपने वो फलाना बर्गर खाया था या फलानी उनकी स्कीम निकल आई है, तो आपका उसमें मोबाइल नंबर था, तो ये हो गया। इनका भी काम चल रहा है कि नहीं चल रहा होगा? लाजमी चल रहा होगा। अच्छा, एक और किस्म का फ्रॉड है, वो ईमेल से मुझे भी आई हुई है वो वाली, लेकिन वो शायद हो सकता है जो लेडीज़ हैं उनको इतना ना उसके बारे में आइडिया हो। जी यूरोप में फ़लाना बंदा जो है ना वो मर गया, बड़ा अमीर बंदा था, उसका कोई लीगल हायर कोई नहीं है, उसका ना लीगल इनहेरिटर कोई नहीं है, आपका नाम उसके नाम से मैच होता है, यानी कि उसका फैमिली नेम, मेरा नाम, पूरा नाम मेरा मोहम्मद अहमद ज़फ़र है, तो उसके भी फैमिली नेम ज़फ़र था, तो आपका भी ज़फ़र है, तो आप अगर अपने डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड कर दें तो हम क्या करेंगे, हम आपको उसका डिस्टेंट रिलेटिव शो कर देंगे, कोर्ट में केस होगा और उसके बाद क्या होगा, आपको इतने $1 मिलियन मिल जाएंगे। आपको वो बंदा मर गया था, उसको $20 मिलियन का वो था, आपको इतने $1 मिलियन मिल जाएंगे, उसमें से हम थोड़ा सा हम शेयर ले लेंगे, लेकिन ये आपके हाँ ठीक है यार, मैं तो कभी ज़िंदगी में 20 मिलियन नहीं कमा सकता, तो वाई नॉट, मैं तो करता हूँ ये, बिल्कुल वाकई मेरे ही ताया थे वो जो फौत हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा फिर उसके बाद, अपने डॉक्यूमेंट सारे भेजूँगा, ठीक है, पासपोर्ट बनाया, ये किया, सारा कुछ बना बुनों के फुल डिटेल्स भेज दी उनको। वो कहेगा कि इस केस के लिए एक लीगल फ़ी है हमारी, वो $2500 है, $3000 है, फिर कुछ इंश्योरेंस के कुछ थे, कोई आउटस्टैंडिंग चीज़ें थी, बैंक के डॉक्यूमेंट्स थे, वो डॉक्यूमेंट की तस्वीरें भी भेज देंगे आपको। तो लिहाजा ना आप ये जमा करा दें, कोई $8-10 हज़ार का वो एक बिल बना के ना आपके साथ शेयर करेंगे, ये दें और $20 मिलियन पा लें। तो ऐसे भी फ्रॉड होते रहे हैं। ये फ्रॉड बच्चों के साथ हो रहे हैं, बड़ों के साथ हो रहे हैं? बड़ों के साथ हो रहे हैं ना। अगर बड़ों के साथ ये फ्रॉड हो सकते हैं और हम ऐसे फ्रॉड में पढ़ सकते हैं, तो बच्चों के साथ तो फिर तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो सकती होगी ना, बहुत नेक्स्ट लेवल की एक्सप्लॉयटेशन हो सकती होगी बच्चों के साथ। अंडरस्टूड बात है, हमारी तरफ से गाइडेंस यही है कि बच्चों को पर्सनल डिवाइसेस नहीं देनी, मोबाइल आपका यूज़ करें, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि उन्होंने कभी भी नहीं यूज़ करनी। एक एज पे तो यूज़ करना शुरू हो जाएंगे ना, चाहे वो कॉलेज हो जाए, चाहे वो फिर यूनिवर्सिटी हो, इवेंचुअली एक एज के ऊपर तो वो यूज़ करेंगे, ज़रूरत भी पड़ जाएगी उसकी, एजुकेशन भी उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो इवेंचुअली तो कर देंगे। तो जिस तरह नमाज का स्टेप्स होते हैं ना, इस तरह इसके भी आप समझ लें कि स्टेप वाइज हमने इसको आगे किस तरह लेके चल रहे हैं, उनको किस तरह समझाना है। बाहर की वर्ल्ड भी ना इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है,
और बाहर भी बहुत सारे ऐसे क्राइम्स हैं। आपको टेड टॉक का पता होगा, टेड टॉक्स होती हैं, ठीक है। तो उसमें ना एक टेड टॉक थी, एक पुलिस ऑफिसर था जो डिटेक्टिव था, 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस था उसका, रॉबर्ट समथिंग नाम था उसका मेरे ख्याल में। और उसने अपना वो बताया था कि मैं, टेड टॉक का क्वालिटी ये होती है कि टॉक्स छोटी होती हैं और से डेंस कंटेंट होता है, तो ज़रूर देख लिया करें ना कि लोग किस तरह की बातें कर रहे होते हैं, किस तरह की बातें सोच रहे होते हैं। उसने ये जो साइबर क्राइम की एक टाइप होती है उसको सेक्सटॉर्शन बोलते हैं, उससे सेक्स का वर्ड और एक्सप्लॉयटेशन को वर्ड को जोड़ के ना सेक्सटॉर्शन बनता है। उसने इसके बारे में बताया था कि एज अ क्रिमिनल डिटेक्टिव, तो और वो साइबर डोमेन के अंदर ना, तो मैं इसको करता था, तो उसने अपना एक्सपीरियंस और वो चीज़ें बताई थी। टॉक बहुत शॉर्ट सी होती है, इसलिए बहुत लंबी कहानियाँ नहीं होती है उसके अंदर। अब उसके अंदर उसने जो मतलब और जो साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट था और जो चीज़ें थी, तो उसके अंदर क्या है, बच्चों को बेसिकली क्या बात समझानी होती है कि हम इंसान होने के नाते, और स्पेशली जो एडोलसेंस वाली एज है, इवन वैसे इस एज के अंदर भी, लेकिन एडोलसेंस वाली जो एज होती है, जब आप ग्रो कर रहे होते हैं, सेल्फ अवेयर हो रहे हैं, बच्चा को पहले तो कोई परवाह नहीं होती है, जो मर्जी कपड़े पहना दें, जैसे मर्जी बाल बना दें, बाद में वो केयरफुल हो जाते हैं, ये मैंने पहनना है, ये नहीं पहनना, हेयर कलर, हेयर स्टाइल मेरा ऐसा हो, फलानी चीज़ ऐसी हो, मेकअप करना है मैंने नहीं करना, जॉगर्स मुझे ऐसे चाहिए। उस एज के अंदर जब वो ग्रो कर रहा होगा, और ये सबका एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, अब पब्लिकली आके ना बताएं, लेकिन सबका एक्सपीरियंस होगा। जब हम भी इस एज में थे, अगर आपको कहीं से कोई पैगाम आ जाए, कहीं से कोई पर्ची आपको मिल जाए उस तरह के आई लाइक यू टाइप पर्ची, उस ज़माने के अंदर अपनी एज को इमेजिन करें, ठीक है। उस वक्त बेशक आप गुस्सा दिखा के फाड़ के उसको फेंक दें और इस तरह करके कि नॉनसेंस और ये वो, लेकिन दिल में तो ख्याल और खुशी जागती है ना, यार मुझे भी किसी ने पसंद कर लिया, और मुझे भी किसी ने कोई और से देखा है। फिर खुद भी जाके अपने आप को शीशे में देखा होगा कि यार मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, मुझे भी किसी ने पसंद कर लिया था। तो आप उसके बाद एक्ट जो मर्जी करें, लेकिन ये तो एक नेचुरल फितरती चीज़ है ना कि कोई आपकी तारीफ़ करे और आप उसके ऊपर फ्लैटर ना हो, तो ये तो मुमकिन नहीं है। ये ज़रूर है कि लड़कियां जो होंगी वो शायद एटीट्यूड दिखा लें ज़्यादा, लड़के तो मरे जाएंगे, किधर है, कौन है यार, कहाँ से आई थी पर्ची, किसने दी थी पर्ची, दिखाओ तो सही। तो वो एक अलग, वो उनका रिस्पांस फ़र्क होगा, लेकिन दोनों केसेस के अंदर गारंटीड 100% श्योर कि दिल के अंदर एक थॉट आएगी ज़रूर, खुशी होगी, फीलिंग्स आएंगी ज़्यादा। अब एज पेरेंट्स देखें तो नेचुरली बच्चों के साथ भी यही चीज़ होंगी, बच्चों की भी सेम फीलिंग्स होगी, उनका भी दिल चाहेगा कि उनको कोई तारीफ़ करे, कोई पसंद करे उन्हें उस सेंस के अंदर। तो उसने इस बात को यूँ समझाया था। अब अमेरिका की तो ज़ाहिर बात है, वो वर्ल्ड डिफरेंट है, हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से हम भाग रहे हैं उस चीज़ की तरफ, और ये जो पेरेंटिंग सेशन है, हम ज़रा समझाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से रोक के रखना है अपने आप को उस चीज़ की तरफ, वो दुनिया नहीं क्रिएट करनी हमने। लेकिन उसके अंदर ये बात हुई कि मिसाल के तौर पे एक लड़की को या एक लड़के को भी इस तरह तारीफ़ की बात और ऐसी को बात होगी, उसके बाद ये कहते हैं वो यू आई फाइंड यू सो क्यूट, अपनी कोई पिक्चर तो मेरे साथ शेयर करो कोई और इस तरह करके, या फलाना ड्रेस बहुत अच्छा लगता है, या फलानी चीज़ बहुत, या वो फलाना जो था ना उस दिन बहुत अच्छा था। तो उसने तारीफ़ में आके, खुशी में आके, आपके बच्चे ने गलती से एक चीज़ उसके साथ शेयर कर दी। अब उसने क्या किया उस चीज़ के साथ, उसकी तसल्ली हो गई क्या अगले की, उसने अगले ने दोबारा कोई और चीज़ मांगी, फिर उसके बाद फिर कोई और डिमांड की। इवेंचुअली वो स्टेज किस तरफ जाता है कि अच्छा अब तो मुझे अगर ये नहीं दोगे या दोगी तो फिर मैं तुम्हारे ना फलानी चीज़ें तुम्हारी फैमिली को शेयर कर दूंगा। अब वो बच्चे को बेचारे को नहीं पता, बेवकूफ़ को, कि जो बंदा एक दफ़ा फ्रॉड करेगा ना वो हर दफ़ा फ्रॉड करेगा। वो बच्चे को नहीं पता, बच्चा डर के मारे कहेगा अभी की मुसीबत को टालो, तो अभी के लिए क्या करूँ मैं, दे दो यार, जो मांग रहा है दे दो इसे, सेंड कर दो इसे ना। और उसने अपने पास एक बहुत बड़ा खौफनाक मटेरियल बना दिया। ये बच्चे का एक बहुत ही खौफनाक किस्म का एक सीक्रेट बन गया, तो वो बच्चा पेरेंट्स को नहीं बता सकता आके कि मैं इस प्रॉब्लम के अंदर मैं फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ मैं इस प्रॉब्लम को। इस चीज़ को बोलते हैं, एक लीगल क्राइम नया बनाई है पिछले 10-12 साल के अंदर, सेक्स टॉर्शन बोलते हैं इसे। और आपको ये बात पता है कि इसकी डिमांड क्यों है, मेरी समझ से बाहर है। लोगों का क्यों इतना दिमाग ख़राब है कि जो इवन पॉर्न इंडस्ट्री और उस चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा इंडल्ज भी है ना, आई डोंट नो वाई, कि वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी में क्यों इतने इंटरेस्टेड होते हैं, कि चाइल्ड के एब्यूज़ वीडियोस में क्यों इतने इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन और उसकी तो ज़्यादा डिमांड क्या है, लेकिन वो बिलियंस ऑफ डॉलर की एक इंडस्ट्री है जो डार्क वेब के ऊपर चल रही होती है। या कोई बंदा पर्सनली फ्रॉड करना चाह रहा है किसी किस्म का,
लेकिन वो क्या करते हैं, बच्चों से ऐसी चीज़ें, बच्चे ट्रैप में फंस गए। और सच बताएं, बच्चों को छोड़ें, मैं ऐसे ट्रैप में फंस गया हूँ, आप फंस गए ऐसे ट्रैप में, किसी को भी नहीं बताना चाह रहे होंगे। अब वहाँ पर हमने सेवियर का काम करना है या हमने पनिशर का काम करना है? हमें सेवियर का काम करना है ना। अब बताएं कैसे अप्रोच करेंगे आपके ख्याल में? पता ही कैसे लगेगा सबसे पहले कि आपका बच्चा परेशान है? बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा होगा। पहले से वो गैप जो आपने कहा, अगर वो गैप ज़्यादा ना हो तो वो आपको खुद ब खुद एहसास, अगर वो गैप ज़्यादा है तो फिर तो बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। तो बच्चों की ना बड़ी से बड़ी गलती भी हो जाए ना, इवेंचुअली आपने उनको बचाना है वहाँ से, ठीक है? इवेंचुअली आपने उनको वहाँ से बचाना है। इट्स नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी के बस ये हो गया था अब तो सब कुछ ख़त्म है, अब तो ख़त्म, कोई रिलेशनशिप नहीं है हमारा तुम्हारे साथ, वो तो नौबत है ही नहीं, वो तो मामला ही नहीं है। तो लिहाजा आपने बच्चों को अव्वल तो उस दुनिया में ना दाखिल ही ना होने देना जहाँ पे ये वाला मामला हो। बच्चों को सिखाना है आपने कि किस तरह से आपने अपने ऑनलाइन जो भी चीज़ें पोस्ट करनी होती है ना, वो एम ही नहीं पोस्ट कर देनी। पहले तो अपनी चीज़ें भी देखें। ऐसा तो नहीं है कि आपके मोबाइल के ऊपर लेट सपोज एप्पल का है या लेट सपोज कि एप्पल के अलावा एंड्रॉयड है, तो पता लगे तस्वीरों का ऑटो अपलोड लगा हुआ है उसके ऊपर, जो तस्वीर खींचते हैं वो अपलोड हो रही है, जो तस्वीर खींचते हैं अपलोड हो रही है। एक बात तो माइंड में रख लें कि जब जैसे ही आप ऑनलाइन वर्ल्ड से कनेक्टेड है ना, देयर इज़ नो सच थिंग एज 100% प्राइवेसी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये जितनी भी बड़ी कंपनीज है ना, ये इनका लाइफ साइकिल, इनका इकोसिस्टम चलता ही आपके पर्सनल डाटा की एक्सप्लॉयटेशन के साथ है। आप उनके लिए मनी जनरेटिंग मशीन है, आप उनके लिए, आप ही की पिक्चर, आपके ही मैसेजेस, आपके ही कॉन्टैक्ट उनके लिए चीज़ें हैं। जो एडवर्टाइज़ करते हैं वो कि हम किस तरह कमाते हैं, वो कहते हैं हम एडवर्टीज़मेंट से कमाते हैं, कि आपके लाइक डिसलाइक के हिसाब से ना, और आपके मोबाइल की तमाम यूजेज के अतबार से वो आपकी प्रोफाइलिंग करते हैं और कहते हैं हम टारगेटेड एड्स आपको देंगे। एक तो वो चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ वो हो गई कि वही डाटा जो है ना वो फिर गवर्नमेंट्स को भी देते हैं। अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका की इस वक्त ढेर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ना क्या हो रहा है, अमेरिका की बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज़, इवन MIT जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर भी, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी और न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी जो है, और कहाँ पे कितनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये पैलेस्टाइन और ये वाले प्रोटेस्ट चल रहे थे। तो उन्होंने क्या कर लिया कि उन्होंने वही जो टिपिकल पाकिस्तान में जो लाठी चार्ज वाला हिसाब होता है, सिक्योरिटी पुलिस को बुला रहे हैं और वो हो रहे हैं, प्रोफेसर्स को भी लेके जा रहे हैं, कहीं पे आप सर्च करके देखें उस चीज़ को, तो उनको निकाल रहे हैं और उनके साथ वो वाला कर रहे हैं। अब वो भी डाटा कहाँ से पिक कर रहे हैं? यही फेसबुक उनको प्रोवाइड करता है डाटा। एक तो ऑनलाइन अपने प्रोफाइल के ऊपर कॉन्शियस रहें। ये जो लोग होते हैं ना हर वक्त, एक है लोकल लेवल के जो डाकू टाइप लोग होंगे, मिसाल के तौर पे मोहल्ले की प्रोफाइल को फॉलो किया जा रहा है और हमने अपलोड कर लिया जी, सेल्फी लगा के खींची तस्वीर के, जी हम सब जा रहे हैं फॉर अ लॉन्ग वीकेंड कहीं दूर हम लोग, और मैंने अपने इंस्टा और फेसबुक उसके ऊपर अपलोड कर लिया। तो पीछे जो डाकू होंगे वो क्या कहेंगे, लॉन्ग वीकेंड के लिए हमारे पास लॉन्ग मौका है, हमारे पास आराम से हम इनको पीछे से एक्सप्लॉइट करेंगे चीज़ों को। एक उस टाइप के लोग होते हैं जो आपको उस तरह एक्सप्लॉइट करते हैं। एक वो एक्सप्लॉइटेशन होती है जिसकी मैंने आपको एग्जांपल शुरू में दी थी कि आपको फ़ोन कॉल आती है, सर आपका बैंक अकाउंट है इसके अंदर और आपका ये है वो है, वो 2-3 चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे दी। तो वैसे वो हमारी अकल होनी चाहिए कि हम कहें कि आप मोबाइल नंबर से क्यों कॉल कर रहे हो, या फलाना क्या, अच्छा कोई प्रॉब्लम है मैं खुद हेल्पलाइन पे कॉल कर लूँगा। तो जो ID कार्ड्स होते हैं हमारे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और ये इन्फॉर्मेशन, ये तो वैसी फ्लोट हो रही होती है हर तरफ फ्लोट। यानी कि डेट ऑफ बर्थ किसी के मालूम करना बहुत बड़ी बात तो नहीं रही ना, कोई बड़ी बात नहीं रही। आप में से जिस चीज़ का मोबाइल बैंक अकाउंट है उसमें सबसे सीक्रेट क्वेश्चन क्या होता है? वेरी गुड सर, सबसे सीक्रेट क्वेश्चन क्या होगा? मदर्स नेम। और मदर्स नेम के अंदर भी कभी कभी एक स्पेशल कॉलम होता है, उसमें होता है मदर्स मेडन नेम। सिर्फ मदर्स नेम नहीं, मदर्स मेडन नेम। वो क्या होता है? आपकी वालदा का नाम बिफोर हर मैरिज। क्योंकि हम लोगों ने अंग्रेज़ों से क्या चीज़ सीख ली, शादी होती है तो नाम बदल लो अपना, जो हस्बैंड का नाम है वो अपने नाम के साथ अटैच कर लो, ठीक है। जब से हमारे यहाँ पे कॉलोनाइजेशन शुरू हुई थी हमने ये कल्चर को अडॉप्ट कर लिया। तो उसमें सबसे सीक्रेट जो क्वेश्चन होगा ना आपके लाइफ, जो फ़ोन पे वेरीफाई, वो होता है कि योर मदर्स नेम, मदर्स मेडन नेम, उनकी शादी से पहले क्या नाम था। क्योंकि उन डॉक्यूमेंट्स को गुजरे हुए बहुत साल गुजर गए होंगे ना, तो वो सिर्फ ज़ुबानी पता होगी वो बात, कि वो बात ज़ुबानी पता होगी कि आपकी नॉलेज में है कि हाँ आपकी मदर का क्या नाम था, वरना अदरवाइज़ जो है वो। तो ये सबसे सीक्रेट
चीज़ होती है। तो अपनी इन्फॉर्मेशन भी हर जगह अपलोड मत किया करें, और अपने बच्चों को भी ये चीज़ गाइड करें कि क्या इन्फॉर्मेशन किसी और को बतानी होती है, क्या इन्फॉर्मेशन नहीं बतानी होती किसी और को। मैं यहाँ पे ना केरल की यूनिवर्सिटी एक थी, वहाँ पे मैं जॉब किया करता था। सिक्योरिटी क्लियरेंस मेरी भी होती रहती थी, मल्टीपल एजेंसी से, और बाकियों की भी होती थी। तो एक मज़े की बात उन्होंने ही बताई थी ये वाली, कि एक क्लियरेंस करने का ना बड़ा आसान सा काम ये होता था कि जो लंबी मालूमात हमने फाइंड आउट करनी होती थी ना, बजाय फील्ड वर्क में लंबा लंबा काम करें, तो क्या करते थे हम ऑड टाइम के ऊपर घर में फ़ोन करते थे। घर में बंदा तो ऑफिस गया हुआ है, तो घर में फ़ोन करके बेगम साहिबा से प्रिटेंड कर लिया कि हम उनके दोस्त हैं या फ़लाने हैं, तो वो ये ज़रा भाभी ये बताइए फ़लानी चीज़ क्या थी, फ़लानी चीज़ क्या थी, और वो सारा बताना शुरू हो जाती है। या ये कि घर में फ़ोन करके किसी बच्चे ने उठा लिया, अच्छा वो बेटा वो आपके बाबा किधर है, वो बता दें वो इधर गए, अच्छा घर में कौन कौन है आजकल और क्या क्या हो रहा है, सही है। ये तो फ़ोन कॉल वाला हो गया ना। लाइक वाइज सेम कॉन्शियसनेस किसी भी जगह के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर कोई एकदम से आपका फॉर्म आ जाता है, ये फॉर्म फिल करें, ये फलानी चीज़ होगी, ये सर्वे फिल करें तो आपका प्राइस निकल आएगा, ये हो जाएगा, वो वी वेरी कॉन्शियस ऑफ योर प्राइवेसी। कभी कोई ऐसी पिक्चर खींचे ही ना अपने मोबाइल से, आप लोग खुद भी ना खींचें जो आप बाद में रिग्रेट करें कि हमने क्यों खींची थी, ये गलती से भी अपलोड हो गई ये वाली, कोई इनअप्रोप्रिएट चीज़। और सेम चीज़ अपने बच्चों को भी सिखाएं कि कभी कोई चीज़ ऐसी ना खींचें जो बाद में एक्सप्लॉइट हो सके किसी किस्म की। जो उन मदर ने बात की थी, मैं उसको तरफ पे आता हूँ, और वो जो सेक्सटॉर्शन वाली बात थी उसी की तरफ आ जाते हैं कि ये वो वाली एक्सप्लॉइटेशन हो गई। और उसी के साथ ये हो गया कि फॉर एग्जांपल एक बच्चे का राज ये भी हो सकता है कि उसको कोई बैड टच हुआ था, और आपने बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि बच्चा आके आपको बता सके, तो उसकी एजुकेट करने का क्या बेहतर तरीका है, आप ही पहले से अपने बच्चे को बता देंगे कि अगर बेटा किसी ने कभी ऐसे किया ना आपके साथ तो मुझे ज़रूर बता देना। आप बच्चे, छोटे बच्चों की एज के अंदर देयर इज़ नो सच थिंग एज सीक्रेसी। आपने उसकी इन्फॉर्मेशन में पेनिट्रेट करना है, सिर्फ उसका तरीक़ेकार पुलिस वाला नहीं होना चाहिए, उसका तरीक़ेकार गुड पेरेंट्स की तरह होना चाहिए। बड़ी से बड़ी गलती भी अगर बच्चा कर बैठे ना, तो उनको ये अपने द रोड बैक होम ज़रूर दिखानी है उन्हें कि वापसी का रास्ता क्या है। इसके अंदर कोई भी गलती ऐसी नहीं है जो काबिल माफ़ी नहीं हो सकती। तो आपने उसको ज़रूर उस चीज़ की तरफ बच्चों को गाइड करना है कि क्या चीज़ है जो आप यहाँ से इस तरफ लेके आ सकते हैं। मॉडर्न ट्रेंड्स और मॉडर्न जो प्रॉब्लम्स हैं ना, उनके साथ आप लोग बहुत ज़्यादा अवेयर रहें। बच्चे एक और बल्कि मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। एक गेम खेलते हैं बच्चे, आप लोगों ने भी हो सकता है खेली हो, ट्रुथ और डेयर। एक चैलेंज की फॉर्म के अंदर होगा ना कि डेयर या ट्रुथ आपने को बताना है। तो ट्रुथ क्या होगा, वो सीक्रेट वाली कोई बात चली जाएगी ना, ठीक है, सीक्रेट वाली बात चली जाएगी। या डेयर में कोई ऐसा काम कहेंगे जो बहुत ही गलत होगा, बहुत ही ओवर डेयरिंग होगा, इस तरह करके, ठीक है। ये भी एक लीक्स का तरीका बनता है, इस तरह की इंफॉर्मेशन भी, कि बच्चे अगर इस तरह की गेम्स खेलते हैं तो वो किस चीज़ से अपने आप को वो एक्सपोज कर रहे हैं ना, किस चीज़ से अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। तो ट्रुथ एंड डेयर खेलना कोई गलत नहीं है, आराम नहीं है, लेकिन किस कंपनी में बैठ के वो खेल रहे हैं बच्चे, वो मैटर करेगा कि अगला उस तरह की बातों को, उस तरह की चीज़ों को गलत जगह के ऊपर एक्सपोज ना करे। तो होपफुली मैंने मल्टीपल डोमेन्स के अंदर रहते हुए आप लोगों से बात कर ली है। ज़्यादा फोकस यही है कि बच्चों को खुद भी कैसे कॉन्शियस होना है और प्राइवेसी और सीक्रेसी के ऊपर, बच्चों को किस तरह एजुकेट करना है। बच्चों के लिए प्राइवेसी है, बच्चों के लिए सीक्रेसी नहीं है। सिर्फ ये है कि सीक्रेसी को मैनेज कैसे करना है, प्राइवेसी को मैनेज कैसे करना है, और ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर, ऑनलाइन डोमेन के अंदर रहते हुए किस तरह से आपने बच्चों को वो स्लोली चीज़ें देनी है, लेकिन उनको बहुत अच्छी तरह से समझाना है कि बेटा ये क्या क्या चीज़ें शेयर करते हैं, क्या क्या चीज़ें शेयर नहीं करते। वर्ल्ड इज़ चेंजिंग वेरी क्विकली। तो उस एतबार से अपने आप को अप टू डेट भी रखें, उसके अंदर कॉन्शियस रहें। ये सेशन ज़रूर ऐसे सेशंस आके अटेंड किया करें, क्योंकि इससे फ़ायदा घूम फिर के किसका हो रहा होगा, आप लोगों का, आप लोगों की ही औलाद है जो आप लोगों के इंशाल्लाह फ्यूचर में सदका जारिया बनेगी। तो हो सकता है मिसाल के तौर पे कि आप उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कहें कि यार कोई नई बात तो नहीं सुनने को मिली, लेकिन कम से कम रिवीजन तो अच्छी हो गई ना, दोबारा से अवेयरनेस ज़्यादा अच्छी हो गई। अच्छा, मैं एक और बात बता दूँ कि आप लोगों को अगर आप ऑनलाइन प्राइवेसी को कभी जाके और सर्च करेंगे ना, तो आपको बड़ी जल्दी एक नया टॉपिक नज़र आ जाएगा जिसको लिखा होगा VPN। अब VPN पाकिस्तान में ना हम लोग बहुत कम जानते थे। वो हमारे हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का फ़ायदा है कि उन्होंने जो इतनी चीज़ें ब्लॉक करना शुरू कर दी हैं
ट्विटर से लेके तो क्या क्या है कि हमें मजबूरन क्या करना पड़ता है, कोई VPN ऑन करना पड़ जाता है। तो VPN जो है वो उनके इख्तियार से बाहर हो जाता है, क्योंकि हम प्रिटेंड ये कर रहे होते हैं कि एज एफ हम उस कंट्री में हैं और हम वहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, VPN जो है ना वो मेरी आपकी हम सब की ना ऑनलाइन प्राइवेसी के लिए वो एक वे आउट ज़रूर है। लेकिन अगर एक बड़े इंसान को भी अगर ये तसल्ली मिल जाए ना कि ये जो मैं अभी करूँगा ना इंटरनेट के ऊपर, ये किसी की भी पकड़ में नहीं आएगा, 100% किसी की भी पकड़ में नहीं आएगा, ना मेरी गवर्नमेंट की, ना मेरा लोकल ISP को पता लगेगा, किसी को भी नहीं आएगा। जिस कंपनी का मैंने इवन पेड पैकेज भी लिया हुआ है ना, वो भी कह रहे हैं कि हमको डाटा लोकल सेव नहीं रखते अपना, और फ़र्ज़ करते हैं कि नहीं कर रहे वो। तो ह्यूमन नेचर है कि हम वसवसे की लाइन पे लग जाएंगे और हम कोई गुनाह की चीज़ सर्च करना शुरू हो जाएंगे। ये ह्यूमन नेचर होगी। जैसे ही आपको गारंटी मिल जाए ना, ये कुछ भी नहीं पता लगेगा। आप जो सर्च करेंगे ना, तो वो तो आप जो पुटी चीज़ें सर्च करना चाह रहे होंगे ना, आम हालात में आप कहेंगे नहीं यार ये तो पता नहीं क्या, आपका उस तरह भी एक थॉट जाएगी। सेम चीज़ जो है ना वो बच्चों के साथ भी होगी डेफिनेटली, कि बच्चों को भी ये फीलिंग आए। तो कभी कभी ये जो सर्विलेंस का खौफ होता है ना, ये भी बेहतर रहता है। अगर बच्चों को ये बात फीलिंग आ जाए ना कि पेरेंटिंग कंट्रोल एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो अच्छा है। आपके ISPs जो लोकल ISPs है ना, क्या पता वो अलाउ करते हों कि ब्राउजिंग हिस्ट्री को ना हम आपको, अगर आप पैकेज लेंगे तो हम ब्राउजिंग हिस्ट्री सेव करके रखेंगे। तो अगर आप लोग उसको कंसिडर करना चाहें ना, वो भी बुरी चीज़ नहीं है। या अपने मोबाइल के अंदर भी अगर आप ऐसा कोई टूल इंस्टॉल करना चाहें ना, तो वो भी बुरी चीज़ नहीं है। अगर एक ख़ास लेवल के ऊपर, हर वक्त मैं इसके हक़ में नहीं हूँ कि हम हर वक्त की सर्विलेंस के अंदर रहें या पे करें, लेकिन कभी कोई ऐसा मौका आ जाता है और आप कहें कि यार कुछ मसला है लेकिन मेरे हाथ में आ रहा है मसला, तो उसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप पेरेंटिंग कंट्रोल्स जो होते हैं ना, कंप्यूटर और इंटरनेट जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, आप उनको ऑप्ट कर सकते हैं। वो आपको कुछ उसमें से अच्छा मुनासिब डाटा दे सकते हैं। अगर बच्चे को ये आपने इंप्रेशन देना शुरू कर दिया ना कि हैं, इनको कैसे पता है कि आज मैंने ये ड्रामा देखा था, आपने अपना राज गवा दिया। ऐसे ही है, आपने अपना राज गवा दिया कि नहीं गवा दिया फिर, ठीक है। कि अब तो अगर उसका कुछ सर्च करने को भी दिल चाहेगा, उसे पता कि ये सेफ़ नहीं है कंप्यूटर, अब मैं किसी फ्रेंड के डिवाइस से जाके इसको एक्सेस करूँगा, तो आपने अपना राज जो है ना वही गवा दिया। अगर किसी ने कोई गाना देख लिया, कोई फिल्म देख ली, कोई नॉर्मल फिल्म देख ली, गाना देख लिया, उसने कोई गुनाह कबीरा नहीं कर लिया, किसी बेहतर मौके के ऊपर पहले फाइंड आउट करें कि ये इनको कब मौका मिलता है ये देखने का, या फलानी चीज़ों ने क्या देखी इस तरह। या अगर बहुत ही देखना शुरू हो गया, एक अलग बात हो गई वो। अगर क्योंकि ये एक मौका होगा आपके पास, सिर्फ जब आपने एक दफ़ा उनको ये इंप्रेशन दे दिया ना कि हर चीज़ मेरी नज़र में है और हर चीज़ में देख रहा हूँ, फिर आपको दोबारा ये मौका नहीं मिलने वाला। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों के अंदर और हमारे अंदर भी जो इस्लाम की तालीमात के मुताबिक प्राइवेसी और सीक्रेसी है, उसको हम प्रैक्टिस कर सकें, बच्चों को सिखा सकें, बच्चे हमारे हर शर से दूर रह सकें। अल्लाह करे कि हम एक अच्छा माशरा क्रिएट कर सकें अपने लिए, अपने आइंदा आने वाली नस्लों के लिए, और अल्लाह करे कि हमारे ज़रिए सदका जारिया के काम जारी रहें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।